तो पिछले एपिसोड में हमने देखा क्लेन और उसके नाइट हॉक साथी मोर्स टाउन में भूत प्रेत के केस सॉल्व करने जाते हैं, पर पता चलता है कि ये सब मिस्टर अजीक से जुड़ा हुआ है। मिशन के बीच क्लेन मौके का फायदा उठाकर दो जबरदस्त फ्लेयरिंग चार्म्स बना लेता है, लेकिन टिंगेन वापस आते ही एक बुरी खबर मिलती है। ओल्ड नील ने कंट्रोल खो दिया है, एक मॉन्स्टर बन गया है। बहुत दुख के साथ टीम को उसे खत्म करना पड़ता है, जिससे क्लेन पूरी तरह हिल जाता है। इसके बाद होली कैथीड्रल से एक हाई रैंकिंग डीकन उसकी अनोखी एबिलिटी को टेस्ट करने आता है और क्लेन टेस्ट पास करने लाता है ली। वो ऑफिशियली एडवांस सीट कैट का क्लाउन जाता है, जिससे उसे नई पावर्स मिलती हैं। तो अजिक के घर से निकलने के बाद क्लाइन एक पब्लिक कैरिज पकड़कर वापस अपने घर डैफोडिल स्ट्रीट आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलता है उसे डाइनिंग रूम में कोई बैठा हुआ दिखता है। एक सेकंड के लिए तो क्लाइन एकदम हो जाता है और अपनी केन को कस के पकड़ लेता है, बट फिर उसे रियलाइज होता है कि यह कोई चोर नहीं बल्कि उसकी मेड बेला है। बेला बेचारी टेबल पर फैले एक न्यूज़पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। जैसे ही दरवाज खुलने की आवाज आती है, वो एकदम से डर के मारे खड़ी हो जाती है और हकलाते हुई जाती है। और मैंने सुबह का सारा काम कर लिया था, मैं बस पानी के उबलने का वेट कर रही थी ताकि मैं थोड़ी ब्रेड खा सकूं। क्लाइन मन ही मन खुद पर हंसता है। मुझे अभी तक घर में एक मेड होने की आदत नहीं हुई है। वो अपना हैट उतारता है और हाँ में सर हिलाता है। रीडिंग एक बहुत अच्छी आदत है, इतने बिजी वर्कलोड के बाद भी पढ़ाई करते रहना। यह तो गॉडेस भी एनकरेज करती हैं। उसने गॉडेस का नाम इसलिए लिया ताकि बेहद न लगे कि वो उस पर ताना मार रहा है, बट असलियत में तो सिर्फ गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम ही रीडिंग पर इतना जोर देते हैं। ऑफ कोर्स बाकी सारे चर्चेस भी एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। क्लाइन सोचता है बेला अभी 18 साल की है और गॉडेस में मानती है, तो उसकी रीडिंग की आदत शायद उसके पेरेंट्स से आई होगी। ऐसे पेरेंट्स बेटी को जरूर पढ़ाते, भले ही पब्लिक स्कूल अफोर्ड न कर पाए। चर्च के फ्री स्कूल्स तो होते ही हैं। इसका मतलब बेला अनपढ़ नहीं है, उसे वर्ड समझ आते हैं और वो न्यूज़पेपर पढ़ सकती है। यह सोचते हुए क्लाइन अपनी केन को साइड में रखता है और लिविंग रूम में चला जाता है। ऑनेस्टली उसे बेला का काम पसंद था। माना कि वो थोड़ी क्लमजी थी और किचन में उतनी एक्सपर्ट नहीं थी, बट उसके अंदर सीखने की चाह थी। बेला अपने हाथ नीचे करके थोड़ा एम्बेरेस्ड होकर कहती है, मुझे पहले कभी इतने न्यूज़पेपर पढ़ने का मौका नहीं मिला। हमारे लैंडलॉर्ड पुराने न्यूज़पेपर से दीवार साफ करने भी नहीं देते थे, तो जब मैंने अभी कॉफी टेबल साफ करने के लिए उठाया तो बस एक नज़र मार ली। मुझे यह काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। बेचारी लड़की, क्लाइन सोचता है। जब मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ था तब तो न्यूज़पेपर सबसे बोरिंग चीज़ों में से एक थे। वो स्माइल करता है, अपनी सिल्वर पकौश निकालकर टाइम देखता है और कहता है, जब तक तुम अपना काम पूरा और अच्छे से करती हो तो बाकी टाइम में तुम जो चाहो वो कर सकती हो। इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स, जब मैं बेंसन और मेलिसा से बात कर रहा हूँ तब तुम अपने कमरे में ही रहना। मैं तुम्हें अंदर लैंप यूज करने दूंगा और तुम कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स भी ले जा सकती हो। ओ, और दोपहर को 1 बजे मेरे दरवाजे पर नॉक करना और मेरे लिए 1 कप साई ब्लैक टी, 2 पीस सॉफ्ट व्हाइट ब्रेड, 1 पीस विद टोस्ट और एक छोटी प्ले बटर तैयार करना। अपने सीक्वेंस 8 में एडवांस होने की खुशी में क्लाइन ने खुद को थोड़ा स्पॉइल करने का सोचा। वो बेंसन से पहले ही व्हाइट ब्रेड खाने वाला था जो उन्होंने वीकेंड के लिए प्लान की थी। खैर, मैं जल्द ही 8 पाउंड ब्रेड और ले आऊंगा। फ्यूचर में हम अपनी स्टेपल डाइट व्हीट ब्रेड से व्हाइट ब्रेड में बदल देंगे। एक सीक्वेंस एड बेओंडर होने के नाते मेरी वीकली पे भी तो जरूर बढ़ेगी। अजीब बात है, कैप्टन ने इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो फिर भूल गए। क्लाइन एक पल के लिए रुकता है और सोचता है कि कल इस बारे में पूछेगा। ठीक है, बेला खुशी और रानी से जवाब देती है। फिर वो थोड़ा झिझकते हुए पूछती हैं, मिस्टर क्लाइन, आप वही साई ब्लैक टी की बात कर रहे हैं जो हम गेस्ट्स के लिए यूज करते हैं? हाँ, फ्यूचर में वही मेरी यूजुअल टी होगी। क्लाइन हाथ हिलाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। उसे अचानक रियलाइज होता है कि क्लाउन बनने के बाद उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी अच्छी हो गई है। एक तो अभी कोई बड़े खर्चे नहीं थे। रेड चिमनी वाले घरों की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ट्रांसपोर्ट पर सिर्फ 2 सोली खर्च हुए थे और कभी कभी मटेरियल्स खरीदने पड़ते थे जिनके पैसे वैसे भी वापस मिल जाते थे। ऊपर से क्लाइन के एनोनिमस बैंक अकाउंट में पूरे 300 पाउंड्स अकेले पड़े थे। यह समझना जरूरी है कि उस जमाने में अकेले 1 आर जमीन गांव में सिर्फ 5 से सोली की आती थी। इसका मतलब क्लाइन 920 से 1200 आवर्स तक खेत खरीद सकता था या फिर डैफोडिल स्ट्रीट पर 15 साल के प्रैक्ट पर एक घर ले सकता था। अगर मैं यह सारा पैसा जमीन में लगा दूं तो मुझे साल का 23 से 31 पाउंड्स रेट मिलेगा। बुरा नहीं है, बट अभी जरूरत नहीं है। मैं यह 300 पाउंड्स इमरजेंसीज के लिए रखूंगा। मुझे जल्द ही बेंसन और मिल्सा को अपनी असली वीकली सैलरी के बारे में बताना पड़ेगा। यह सोचते सोचते क्लाइन अपने कमरे में पहुंच जाता है। दरवाजा लॉक करने के बाद क्लाइन अपने बेड के किनारे बैठकर कॉजिटेशन शुरू कर देता है। वो इस मेथड से अपने पोषण से निकली पावर्स को धीरे धीरे कंट्रोल करना चाहता था। वो बहुत केयरफुल और कॉशियस था। पहले वो लूजिंग कंट्रोल जैसे टर्म को बहुत हल्के में लेता था, जब तक उसने उस मैंडेटेड पनिशर को नहीं देखा था जिसने कंट्रोल खो दिया था। ऑफकोर्स वो उस मैंडेटेड पनिशर को पर्सनली नहीं जानता, ना ही से पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। वो बस उसे एक रेयर केस समझता था।
जैसे हम न्यूज़ में किसी मर्डर के बारे में सुनकर थोड़ी देर में भूल जाते हैं, लेकिन ओल्ड नील के साथ जो हुआ उसने क्लाइन को अंदर तक हिला दिया था। उसे साफ साफ एहसास हो गया था कि कंट्रोल खोना एक रियल पॉसिबिलिटी है जो हमेशा उसके आसपास है। लॉस ऑफ कंट्रोल उस पर ऐसे तरीकों से हावी हो सकता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। यह सच में एक बहुत बड़ा ब्लडी लेसन था। क्लाइन अपनी कॉजिटेशन खत्तर करते हुए आंखें खोलकर बड़बड़ाता है। पिछले दिनों से वो कई बार सपने में वही सीन देखकर ठंडे पसीने से भीगा हुआ झटके से उठ जाता था। वो सिर्फ ओल्ड नील की मौत का दुख नहीं मना रहा था, बल्कि अपने फ्यूचर के लिए भी चिंता में था। अगर उसके पास कॉजिटेशन नहीं होती तो शायद उसकी कई रातें बिना सोए गुजरती। पोषण को डाइजेस्ट करने के अलावा मुझे अपने इमोशंस और डिजायर्स को भी कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करनी होगी। उन्हें एक रीजनेबल लेवल पर रखना होगा ताकि वो मुझ पर हावी न हो जाएं। क्लाइन एक गहरी सांस लेता है और लेट जाता है और जल्द ही उसे नींद आ जाती है। जिस दिन ओल्ड नील की मौत हुई थी, डन के एक्शंस और शब्दों ने उसे बहुत टच किया था। उसने पहली बार एक नाइट हॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली सोचा था और अब वो अपनी जिम्मेदारियां उठाना चाहता था, अपने कैप्टन और टीममेट्स की मदद करना चाहता था। इसलिए वो अपनी दोपहर वेस्ट नहीं करने वाला था। वो अपने कॉम्बैट लेसन्स कंटिन्यू करेगा। दोपहर के 3 बजे एक ट्रेनिंग फील्ड पर ब्लॉन्ड क्रूकट वाला गवाइन क्लाइन को देखता है और उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो देख रहा था कि कैसे क्लाइन धीरे धीरे सारे मोशंस से फैमिलियर हो रहा था। एक डिसेंट बिगिनर से वो एक ऐसे अप्रेंटिस नाइट के लेवल पर पहुंच गया जिससे प्रैक्टिस करते हुए 6 महीने हो गए हों, और यह सब सिर्फ 40 मिनट्स में हुआ। उसने क्लाइन को रुकने के लिए कहा, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछे बिना नहीं पाया हुआ क्या है। क्लाइन ने पहले से ही एक बहाना सोच रखा था कि वो अपनी परफॉर्मेंस का क्रेडिट साइंटिफिक रिसर्च को देगा। तभी गवाइन ने आगे कहा, अगर बताने में इनकन्वीनियंट तो जवाब देने की जरूरत नहीं है। लगता है पुलिस डिपार्टमेंट और गवाइन के बीच कुछ बातचीत हुई है। सेंस बनता है उसे कभी कभी बेयोंडर्स को ट्रेन करना पड़ता है, तो उसे कैसे नहीं पता होगा। क्लाइन ने राहत की सांस ली। उसने स्माइल करते हुए कहा, टीचर आपको क्या लगता है मुझे एक्चुअल कॉम्बैट में हिस्सा लेने में और कितना टाइम लगेगा? गवाइन ने अपने हाथ क्रॉस किए और क्लाइन को सीरियसली देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, 2 या 3 दिन, लेकिन इतना काफी नहीं है। उसने समझाते हुए कहा, एक्चुअल कॉम्बैट में हिस्सा ले पाना एक बात है और लड़ाई में अच्छा होना एक अलग बात। उसके लिए तुम्हें 2 से 3 हफ्ते और लगेंगे। इसके अलावा तुम हथियारों में मास्टरी हासिल करनी होगी जो तुम अपने साथ ले जा सको, जैसे कि केन व्हिप्स, डैगर्स और ट्रायंगुलर ब्लेड। इतना कुछ और सीखना है? क्लाइन तो सुनकर दंग रह गया। गवाइन ने उस पर अपनी एक्सपीरियंस नजर डाली। याद रखना, यहां तुम्हारा बहाया हुआ पसीने का हर एक कतरा फ्यूचर में तुम्हारी जान बचा सकता है। यस टीचर, क्लाइन ने खुद को हिम्मत देते हुए जवाब दिया। संडे की सुबह क्लाइन ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में एंटर करता है। कैप्टन के ऑफिस का दरवाजा नॉक करता है। डन स्मिथ ने ऐसे ऊपर देखा जैसे उसे पहले से कि क्लाइन आएगा। मैं तुम्हें कल बताना भूल गया, अब जब तुम सीक्वेंस 8 में एडवांस हो गए हो तो पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारी पोजीशन प्रोबेशनरी इंस्पेक्टर से बढ़कर इंस्पेक्टर हो गई है। मैं जल्द ही इसके डॉक्यूमेंट्स और पॉलिट्स इशू करवा दूंगा। तुम्हारी वीकली सैलरी भी 6 पाउंड से बढ़कर 10 पाउंड्स हो जाएगी। चर्च और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों इसका आधा आधा हिस्सा देंगे। यह सैलरी एक एक्सपीरियंस्ड नाइट हॉक के लेवल की है। ऑफ कोर्स मेरा मतलब एक एक्सपीरियंस सीक्वेंस 9 नाइट हॉक से है। कैप्टन, अब गलत स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ रहे? कैप्टन बात सुनकर क्लाइन थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने रिलैक्स किया और स्माइल करते हुए कहा, यह तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। उसने सोचा कि उसकी वीकली सैलरी सिर्फ 8 पाउंड्स तक बढ़ेगी। डन ने अपने कॉफी का कप उठाया और एक सिप ली। नाइट हॉर्स की सैलरी इंक्रीज पहले तो सालों की सर्विस पर डिपेंड करती है, दूसरा कंट्रीब्यूशन पर, और तीसरा तुम्हारी जॉब के लेवल पर, और तीसरा क्राइटेरिया अक्सर तुम्हारे कंट्रीब्यूशन से जुड़ा होता है। सही बात है, बिना कंट्रीब्यूशंस के भले ही पोषण डाइजेस्ट हो जाए, फॉर्मूला और मटेरियल्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्लाइन ने सोचते हुए सर हिलाया। 10 पाउंड्स की वीकली सैलरी प्लस कोई बोनस मिलाकर साल का लगभग 540 पाउंड्स बनेगा, क्योंकि उसे कोई टैक्स नहीं देना था। यह सैलरी मिडिल इनकम ब्रैकेट में काफी हाई थी, बस कुछ रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस जैसे लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, सर्जन्स और गवर्नमेंट वर्कर्स से ही कम थी। यहां तक कि लोएन किंगडम के ट्रेजरी के वाइस प्रेसिडेंट भी टैक्स से पहले साल का सिर्फ 700 पाउंड्स कमाते हैं। टैक्स के बाद तो वो एट मोस्ट 640 पाउंड्स ही होगा। न्यूज़पेपर्स के हिसाब से बैकलुंड या हिल्स्टन में एक अच्छा घर भी 2500 पाउंड्स का आता है। बेंसन, मेलिसा और मेरे अभी के खर्चों के साथ हम 7 या 8 साल में एक घर खरीद सकते हैं। अपनी मेहनत से कैपिटल के सेंट्रल एरिया में सिर्फ 7-8 साल में एक बंगलो खरीद पाना। यह सैलरी तो मुझे सच में बहुत खुश कर रही है। क्लाइन उठता है, उन्हें गुड बाय कहता है और जल्दी से बेसमेंट में जाकर चाइनीज गेट पर अपनी शिफ्ट ले लेता है। अभी 10 भी नहीं बजे थे कि उसे अचानक चाइनीज गेट की तरफ किसी के आने की आहट सुनाई दी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर डन दिखाई दिए। एक केस है जिसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कोई बेयोंडर से जुड़ा इंसिडेंट है क्या? क्लाइन ने आदत से मजबूर होकर पूछा। नहीं, इस शहर के एक पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर मेनार्ड अपने घर में मरे हुए पाए गए हैं।
टिंगेन पुलिस डिपार्टमेंट पर बहुत प्रेशर है, वो चाहते हैं कि हम एक मीडियमशिप रिचुअल यूज करके मर्डरर का पता लगाएं। फिलहाल टीम में तुम ही अकेले हो जो यह कर सकते हो, डन ने एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने आगे जोड़ा, होली कैथल अगले हफ्ते हमारी टीम में एक मिस्ट्री प्रायर भेजेगा। एक्चुअली यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर तभी तुमने ज्वाइन कर लिया और सीयर बनना चूज किया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मौत हुए कितना समय हो गया है? क्लाइन ने अपना सामान पैक करते हुए सीधे पूछा। अगर 15 मिनट से ज्यादा हो गए होते तो उसे जो इंफॉर्मेशन मिल सकती थी वो काफी कम हो जाती। अगर 1 घंटे से ज्यादा हो गए होते तो खोजने के लिए बहुत कम बचा होता, और अगर 1 महीने से ज्यादा हो गया होता तो मरे हुए की आत्मा से कांटेक्ट करना शायद फेल हो जाता। अफसोस की बात है कि शुरुआती ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि मिस्टर मेनार्ड की मौत कल रात 9 और 11 के बीच हुई थी। डन ने सर हिलाते हुए कहा, तुम्हें बस मदद करनी है, यह मत सोचो कि तुम किसी काम आ भी पाओगे या नहीं। ठीक है। क्लाइन ने कोट लिया और हैट और केन हाथ में लेकर ड्यूटी रूम से बाहर निकल गया। फिर डन स्मिथ ने चाइनीज गेट के गार्ड रूम में उसकी जगह ले ली। थ्रेटिकली एक बेयॉन्डर होने के नाते जब तक किसी की स्पिरिचुअलिटी अच्छी हो, स्पिरिट विजन, डिवाइनेशन और रिचुअलिस्टिक मैजिक जैसी चीजें सीखी जा सकती हैं। खास स्लीपलेस सीक्वेंस के बेयॉन्डर्स जो अपनी हाई स्पिरिचुअलिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन असल में अलग अलग सीक्वेंस के बीच का अंतर बहुत साफ था। डन स्मिथ और लियोनार्ड मिशेल ने स्पिरिट विजन सीखा था, लेकिन वो दूसरों के ऑरा में केवल हल्की सफेद या लाइट ब्लू रोशनी ही देख सकते थे। वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स की सिचुएशन को ठीक से नहीं पहचान सकते थे। ऑफ कोर्स वो स्पिरिट विजन से स्पिरिचुअल चीजें जरूर देख सकते थे, लेकिन ऐसा करना उतना इफेक्टिव नहीं था जितना अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन का इस्तेमाल करना। इसी वजह से स्लीपलेस मिडनाइट पोएट और नाइटमेयर सीक्वेंस के बेयॉन्डर्स को अपना स्पिरिट विजन एक्टिवेट करना पसंद नहीं सी तरह। अगर वो चाहते तो वो स्पिरिट पेंडुलम डाउजिंग, ड्रीम डिवाइनेशन वगैरह भी सीख सकते थे, लेकिन उनका सक्सेस रेट कुछ खास नहीं था। रिचुअलिस्टिक मैजिक के साथ भी यही सिचुएशन थी। जब दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे तो डन ने अचानक कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि इंस्पेक्टर टॉले इस केस के इंचार्ज हैं। वो सिक्योरिटी कंपनी के रिसेप्शन हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपनी नई यूनिफॉर्म पहनना और नए डॉक्यूमेंट्स लेना मत भूलना। क्लाइन हैरान नहीं हुआ और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नई यूनिफॉर्म, नए डॉक्यूमेंट्स, टिंगेन पुलिस डिपार्टमेंट तो वाकई में बहुत एफिशिएंट है। उसने तो अभी 1 दिन पहले ही सीक्वेंस 8 में एडवांस किया था। यह इसलिए क्योंकि यह केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डन ने अपने हाथ फैलाए और क्लाइन की पिछली जगह ले ली। क्लाइन सीढ़ियों से ऊपर गई, लेकिन उसे रिसेप्शन हॉल में जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वो नाइट हॉक्स के ब्रेक रूम में गया और अटैच बाथरूम में खुद को रिलीव करने के लिए गया। ड्यूटी रूम में केवल एक टॉयलेट बाउल, एक पानी की बोतल और एक बाल्टी थी। फिर उसने अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहनी, जिससे उसके 2 सिल्वर स्टार्स वाले प्रमोशन का पता चला था, और 2 क्रॉस की हुई तलवारें और एक क्राउन वाली अपनी पीक कैप भी पहन ली। अपना फ्लेरिंग संचार्म, अजिक का कॉपर व्हिसल, अपने रिचुअल इंग्रेडिएंट्स और दूसरी चीजें ट्रांसफर करने के बाद क्लाइन ने अपनी यूनिफॉर्म ठीक की, अपनी केन ली और ब्रेक रूम से बाहर निकल गया। वो पार्टीशन से गुजरा और देखा कि इंस्पेक्टर टॉले सोफा एरिया में बैठे हैं। उन दोनों को मिले हुए काफी समय हो गया था। वो लंबा चौड़ा पुलिस ऑफिसर थोड़ा और मोटा हो गया था और उसका पेट और भी बाहर निकल आया था। अपनी मोटी मूंछों और बालों के साथ वो एक भूरे भालू जैसा लग रहा था जो अभी अभी किसी सर्कस से भागा हो। आपके साथ दोबारा काम करके मुझे खुशी हुई। जब टॉले ने देखा कि यह एक जाना पहचाना नाइट हॉक है तो उसने राहत की सांस ली। वो खड़ा हुआ और अपना भालू का पंजा आगे बढ़ाया। नहीं हाथ। क्लाइन ने खुद को सुधारा और दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाया। मुझे भी। टॉले ने क्लाइन के 2 चमकते हुए सिल्वर स्टार्स वाले शोल्डर स्ट्रैप पर एक नजर डाली और ईर्ष्या से कहा, अब हम एक ही रैंक पर हैं और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। पहले तो क्लाइन गंभीरता से जवाब देना चाहता था कि हम जिस खतरे का सामना करते हैं वो तुम्हारे खतरे से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी याद आई। सीक्वेंस 8 क्लाउन, शायद मैं इसे ट्राई कर सकता हूं। उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने चेहरे के एक्सप्रेशन के रिफ्लेक्शन को देखा। उसने अपने होठों का कोना उठाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद कुछ और महीनों में आपको मुझे सर कहना पड़ेगा। आप तो काफी मजाकिया हैं। टॉले हंसा और दरवाजे की तरह इशारा किया। ठीक ले। क्लाइन ने अपनी केन नहीं छोड़ी थी। अब जब वो एक क्लाउन बन गया था तो केन वाकई एक काम का हथियार थी। ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी से बाहर निकलने के बाद क्लाइन और टॉले साथ साथ चले। दोनों के पतले और मोटे होने की वजह से एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट बन रहा था। मुझे लगता है कि हम सर्कस में ऑडियंस को भी हंसा सकते हैं, क्लाइन ने अचानक मजाक किया। टॉले ने पूरी तरह सहमत होते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे लगता है कि हमारे बीच का यह बड़ा अंतर एक कॉमिक इफेक्ट लाता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ सर्कस अपनी परफॉर्मेंस में मोटे और पतले, लंबे और छोटे क्लाउन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, असल में मेरा मतलब एक जानवरों के ट्रेनर और एक भूरे भालू से था। क्लाइन ऑफ कोर्स ऐसा रूड रिमार्क नहीं करता। उसने बात को आगे बढ़ाया और जवाब दिया, यह दुख की बात है कि टिंगेन में कोई फिक्स्ड सर्कस नहीं है। यह सही है, लेकिन हमारे पास ओपेरा थिएटर्स और म्यूजिक हॉल्स हैं। इंस्पेक्टर टॉले ने उदासी से जवाब दिया। वो यूं ही बातें करते रहे जब तक कि वो पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठ गए। फिर
क्लाइन ने टॉपिक वापस केस पर ला दिया। क्या यह कंफर्म है कि मिस्टर मेनार्ड का मर्डर हुआ है? हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन उनकी पत्नी और 2 बेटे इस संभावना पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं कि उनकी मौत अचानक किसी बीमारी से हुई और सीन पर वाकई कुछ गड़बड़ थी। जब मेनार्ड मिले तो वो गेस्ट रूम के बेड पर लेटे हुए कहा, वो अपनी पत्नी से अलग सोते हैं। क्लाइन गाड़ी की दीवार से सटकर बैठ गया और अलग अलग डिटेक्टिव फिल्मों के मेन कैरेक्टर की नकल की। टॉले ने सी हिलाया और कहा, नहीं, उनकी पत्नी हाल ही में टिंगेन में नहीं है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल बॉल अटेंड करने के लिए बैकलुंड गई थी। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन वो एक नई पार्टी की लीडर हैं। वो हाउस ऑफ कॉमन्स किसी मेंबर की बेटी हैं। वो अभी भी स्टीम लोकोमोटिव से टिंगेन वापस आ रही हैं। उन्होंने केवल टेलीग्राम का इस्तेमाल करके इस मामले पर अपनी राय दी है। मेनार्ड भी नई पार्टी के मेंबर हैं। वो 10 साल से ज्यादा समय से टिंगेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। वो अगले साल के इलेक्शन में मेयर के लिए चुनाव लड़ने का इरादा रखते थे। दूसरे शब्दों में, उनकी मौत का इससे कोई लेना देना हो सकता है। क्लाइन ने लापरवाही से पूछा और तुरंत हंस पड़ा। माफ करना, मुझे तो सिर्फ ऑटोप्सी में मदद करनी है। बाकी मामला मेरे दायरे में नहीं आता। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। टॉले ने ज्यादा बुरा नहीं माना, लेकिन एक आभरी ऑटोप्सी। आप बहुत कॉशियस हैं। जहां तक आपके अंदाजे की बात है, मैं बस इतना ही कहूंगा कि एक पॉसिबिलिटी है। कल रात मेनार्ड की एक गैदरिंग थी। बहुत सारे मेहमान थे और हम फिलहाल कोई मुख्य सस्पेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसके अलावा इन मेहमानों का बैकग्राउंड काफी अच्छा है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। हम कोई गलती नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ। क्लाइन ने हल्का सा सिर हिलाया और सीन की डिटेल्स के बारे में पूछा। मेनार्ड का घर गोल्ड इंडसबरो में एक बंगलो था। यह बगीचों और खेतों से घिरा हुआ था। वहां एक अस्तवारा और सीमेंट से बना एक चौड़ा रास्ता था। क्लाइन ने अपना पुलिस बैज वाला पीक हेड पहना और इंस्पेक्टर टॉले के पीछे पीछे चला। वो पुलिस की घेराबंदी से गुजरे और वहां मौजूद हर पुलिस वाले की नजरों के बीच 2 मंजिला घर में दाखिल हुए। लिविंग रूम में 2 मेल और 4 फीमेल प्रोबेशनरी इंस्पेक्टर्स थे, जो बयान लेने के लिए अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे। क्लाइन ने चारों ओर देखा और टक्सीडो में कई जेंटलमैन और ग्लैमरस ड्रेस और चेक्ड गॉज हैट में कुछ लेडीज को देखा। वो मेहमान हैं जिन्होंने रात यहीं गुजारी, टॉले ने एक्सप्लेन किया और क्लाइन को सीधे सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर ले गया। रास्ते में जब कमरों में तलाशी ले रहे पुलिस कांस्टेबलों ने दोनों को देखा, तो उन्होंने बिना रोके सम्मान की नर्स से देखा। शायद यह इंस्पेक्टर एपॉलेट्स का असर था। यह वो गेस्ट रूम है जहां मेनार्ड की लाश मिली थी। भारी भरकम टॉले क्रिम्सन लकड़ी के दरवाजे के पास रुक गया। क्लाइन ने सोचा और पूछा, यह गेस्ट रूम किस मेहमान को दिया गया था? किसी को नहीं। घर में बहुत सारे गेस्ट रूम हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। टॉले ने अपने सफेद ग्लव्स पहने और क्रिम्सन लकड़ी के दरवाजे का नॉब घुमाया। उसने पहरा दे रहे कांस्टेबल को अस्थायी रूप से जाने के लिए कहा। फिर उसने क्लाइन की ओर से हिलाया और कहा, इंस्पेक्टर मोरेटी, बाकी सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। गॉडेस हम पर कृपा करें और मुझे उम्मीद है कि हमें कुछ मिलेगा। क्लाइन ने भी अपने सफेद ग्लव्स पहने और अपने पीछे दरवाजा लॉक कर दिया। वो बिस्तर के पास गया और देखा कि क्रिम्सन बेडशीट असामान्य रूप से मैली थी। उस पर पड़ी लाश एक सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। इस पॉइंट पर क्लाइन को काफी एक्सपीरियंस्ड माना जा सकता है। उसने बिना किसी डर के सफेद कपड़ा खींचा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेनार्ड को देखा। वो आदमी अपने 40s में था। उसके ब्लॉन्ड बाल छोटे कटे हुए थे और उसका एक्सप्रेशन दर्द और खुशी का मिक्सचर था। क्लाइन 2 कदम पीछे हटा और अपनी जरूरत के इंग्रेडिएंट्स निकाले। उसने जल्दी से मीडियमशिप रिचुअल के लिए सेटअप पूरा किया। जैसे ही हल्की शांत करने वाली खुशबू उसके चारों ओर फैली, उसने डिवाइनेशन स्टेटमेंट दोहराया जिसके बारे में उसने बहुत पहले सोचा था। मेनार्ड की मौत का कारण। मेनार्ड की मौत का कारण। जैसे ही उसने स्टेटमेंट दोहराया, क्लाइन पास की ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर पीछे हट गया और धीरे धीरे बैठ गया। उसकी आंखें गहरी हो गईं। फिर वो पीछे की ओर झुका और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। इस भ्रम और धुंधली दुनिया में उसने अचानक उस जेंटलमैन को देखा जो पहले वहां था। अपनी खुली नीली आंखों के साथ मेनार्ड एक औरत के ऊपर लेटा हुआ था जिसका शरीर शानदार और त्वचा गोरी थी। वो उसके शरीर पर जोर जोर से थ्रस्ट कर रहा था। पहले तो उसने बेहद संतुष्टि और खुशी का एक्सप्रेशन दिखाया। फिर उसने अचानक अपने दाहिने हाथ से अपनी छाती पकड़ ली। उसका एक्सप्रेशन फिर विकृत हो गया। पाह! जैसे ही मेनार्ड गिरा, इमेज जल्दी से टूट गई। क्लाइन ने अपनी आंखें खोलियां। मेनार्ड का अफेयर था और वो थकावट से मर गया। क्लाइन सा और अपने माथे की मालिश की। उसने एक पेन और कागज निकाला और एक और रिचुअल किया। उसने रिचुअल की मदद से उस औरत का पोर्ट्रेट बनाया जिसे ने अपने सपने में देखा था। ऑफ कोर्स उसकी गर्दन के नीचे का सब कुछ छोड़ दिया गया था। यह एक ऐसी औरत थी जिसकी उम्र बताना मुश्किल था। उसमें अपने 30s की एक औरत की मैच्योर वाइफ थी, लेकिन उसमें मासूमियत का एक अंश भी बाकी था। उसकी आंखें क्रिस्टल की तरह साफ थी और उसका लुक बहुत नाजुक था। क्लाइन ने अपने काम को देखा, फिर अपने रिचुअल के इंग्रेडिएंट्स को दूर रख दिया और स्पिरिचुअलिटी की दीवार को हटा दिया। वो अपनी सिल्वर एज वाली केन पकड़ने के लिए एक तरफ झुका। अचानक उसने किसी के गला साफ करने की गूंजती हुई आवाज सुनी। उसके तुरंत रोंगटे खड़े हो गए। क्लाइन ने बिस्तर की ओर देखा और पाया कि मेनार्ड क्रिम्सन बेडशीट को इतनी जोर से पकड़े हुए था कि उसके हाथों की नसें बाहर निकल आई थीं।
एक झटके के साथ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पिछली रात 9 और 11 के बीच मर गया था, अचानक बैठ गया। उसकी खाली आंखें चौड़ी खुली हुई थीं और उसके होंठों के कोनों से लार टपक रही थी। इससे पहले कि क्लाइन कोई नया आइडिया सोच पाता, उसने देखा कि अकड़े हुए मेनार्ड ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसका शरीर तेज हवा की आवाज के साथ उसके बाईं ओर झपटा। अतीत में ऐसी अचानक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में उसके स्लो रिएक्शंस की वजह से बचना मुश्किल हो जाता। अगर उसने अटैक को पहले ही नोटिस कर भी लिया होता तो भी उसे तेजी से आती हुई लाश से बचने के लिए लुढ़कना पड़ता। लेकिन अब क्लाइन लगभग इंस्टिंक्ट पर रिएक्ट कर सकता था। उसने अपने चमकीले बिना बटन वाले लेदर बूट से जोर से जमीन पर पैर पटका और तिरछे होकर हाई बैक चेयर पर कूद गया। चूंकि उसे एडवांस हुए अभी एक ही दिन हुआ था, वो अभी भी अपनी पावर एजिलिटी स्पीड की आदत डाल रहा था। उसने गलती से हवा में बहुत ऊंचा छलांग लगा दी और चेयर के हाई बैक के टॉप पर लैंड कर गया। यह एक संकरा किनारा था। क्लाइन का दिल जोर से धड़का क्योंकि उसने जल्दी से अपने शरीर को कंट्रोल किया और अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एडजस्ट किया। वो एक पल के लिए लड़खड़ाया और आश्चर्यजनक रूप से खुद को स्थिर करने में कामयाब रहा, जैसे एक काली बिल्ली अपने बैलेंस और ग्रेस का दिखावा कर रही हो। जब वो लड़खड़ा रहा था तो उसने अपना बायां हाथ घुमाया, अपनी केन को ज़ॉम्बी की पसलियों पर मारा जो आगे झपट रहा था। इस चोट से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ा कर कालीन पर गिर गया। क्लाइन चेयर के ऊपर खड़ा था और उसने अपना दाहिना हाथ उठाकर अपनी रिवॉल्वर को महसूस किया। उसने उसे होल्स्टर से बाहर निकालने की कोशिश की ताकि वो अपने सामने वाले ज़ॉम्बी पर एक सिल्वर डीमन हंटिंग बुलेट चला सके। लेकिन उसी पल उसने अचानक इसके बाद के नतीजों के बारे में सोचा। अगर उसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेनार्ड की लाश में एक छेद कर दिया तो वो मृतक के परिवार या इस मामले पर ध्यान दे रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मौत का कारण कैसे समझाएगा। मैंने बस उसकी लाश पर 2 गोलियां मारी। जैसे ही वो सोच रहा था, क्लाइन ने अपनी पुलिस यूनिफॉर्म की जेब में हाथ डाला और एक ट्रायंगुलर प्लेट को महसूस किया। द रेक्विएम चार्म। उसने जल्दी से फैसला किया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिल्वर एमुलेट निकाला और हर्मिस में धीमी आवाज में चिल्लाया, क्रिम्सन। जैसे ही मंत्र कमरे के अंदर गूंजा, चार्म ने एक शांतिपूर्ण ऑरा छोड़ना शुरू कर दिया। क्लाइन ने जल्दी से अपनी स्पिरिचुअलिटी को एमुलेट में डाला और उसे ज़ॉम्बी मेनार्ड पर फेंक दिया जो उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक ठंडी नीली आग दिखाई दी जिसने ट्रायंगुलर प्लेट को घेर लिया। एक शांत और कोमल काली ऑरा तेजी से फैली, आत्मा की चिंता और परेशानी को खत्म करते हुए। ज़ॉम्बी मेनार्ड वहीं रुक गया। उसकी आंखें खाली जमीन को घूर रही थीं। उसकी लार कालीन पर टपक रही थी। क्लाइन ने राहत की सांस ली और इस अपवित्र प्राणी को शुद्ध करने के लिए रिचुअल सेटअप करने के लिए मटेरियल निकालने की योजना बनाई। लेकिन अचानक मेनार्ड ने एक बार फिर कराहना शुरू कर दिया। उसकी खाली आंखें फिर से क्लाइन की पुलिस यूनिफॉर्म की बाईं जेब पर टिक गईं। शिट। क्लाइन चेयर के टॉप से ओरियल विंडो के किनारे पर कूद गया। उसी समय उसने कुर्सी टूटने की आवाज सुनी। क्लाइन के पास एक रेक्टर प्लेट निकालने के अलावा कोई चारबर चार्म था। 10 स्लम्बर चार्म। सिर्फ जीवित चीजों को ही गहरी नींद में नहीं सुलाया जा सकता था। मृतक शाश्वत नींद की स्थिति में थे और केवल असामान्य परिस्थितियों में ही जागते थे। मिस्टिसिज्म पर कुछ किताबों में ज़ॉम्बी के बारे में ऐसा डिस्क्रिप्शन भी था। वो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। क्रिम्सन। क्लाइन ने एक बार फिर हर्मिस में मंत्र दोहराया। उसने नतीजों को नजरअंदाज करने और अगर यह फिर से फेल हो गया तो लाश को अपनी रिवॉल्वर से गोली मारने का इरादा किया। अगर वो मर गया तो बाद में आने वाली प्रॉब्लम्स कोई मायने नहीं रखती। जैसे ही उसने अपनी हथेली में सिल्वर रेक्टेंगुलर प्लेट को ठंडा महसूस किया, क्लाइन ने इसमें स्पिरिचुअलिटी डाली और चार्म को बाहर फेंक दिया। एक गहरी लाल लो ने उसकी आंखों को रोशन कर दिया क्योंकि हल्के विस्फोट की आवाज कमरे के चारों ओर गूंज उठी। एक कोमल शक्ति फैली जो अपने साथ हर जीवित प्राणी को प्रभावित करने वाली थकान लेकर आई। ज़ॉम्बी मेनार्ड ने अभी कुर्सी का सहारा लेकर खुद को ऊपर उठाया ही था कि वो लड़खड़ा गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो एक धड़ाम से अपनी पीठ के बल गिर गया। अभी जो हुआ था उसके साथ क्लाइन रिलैक्स होने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने तुरंत नाइट वैनिला, स्लम्बर फ्लावर और कैमोमाइल से डिस्टिल्ड अमांथा एक्सट्रैक्ट, साथ ही ड्रैगो ट्री की छाल और मून फ्लावर्स से बने फुलमून एसेंस ऑयल को निकाला। उसने जल्दी से एक बलि वेदी स्थापित की। ठीक उसके बाद उसने होली नाइट पाउडर की मदद से आसपास के एरिया को एक स्पिरिचुअलिटी वॉल से सील कर दिया जिसमें वेदी और सोए हुए ज़ॉम्बी मेनार्ड शामिल थे। चुपचाप मंत्र का जाप करने और 3 संबंधित मोमबत्तियां जलाने के बाद उसने एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट की कुछ बूंदें टपकाईं और आग की लपटों पर विभिन्न पाउडर बिखेरे। क्लाइन ने फिर एक कदम पीछे लिया और सावधानी से ज़ॉम्बी मेनार्ड को देखा। फिर उसने हर्मिस में जाप किया, ब्रह्मांड से ऊंचा और अनंत काल से भी ज्यादा शाश्वत द एवरनाइट गॉडेस, मैं आपकी प्रेममयी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने वफादार संरक्षक पर नजर रखें। मैं क्रिम्सन की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नींद और चुप्पी की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे आसपास के अपवित्र प्राणी को शुद्ध करें। वो जेंटलमैन जिसे कभी जॉन मेनार्ड कहा जाता था। मून फ्लावर, लाल चांद से संबंधित एक जड़ी बूटी, कृपया मेरे मंत्र को अपनी शक्तियां प्रदान करें। स्लम्बर फ्लावर, लाल चांद से संबंधित एक जड़ी बूटी, कृपया मेरे मंत्र को अपनी शक्तियां प्रदान करें। ऐसा लगा जैसे स्पिरिचुअलिटी की दीवार के भीतर आधी रात की हवा चली हो।
जॉम्बी मेनार्ड से काली भाप का एक पतला पर्दा उठने लगा। जब सब कुछ शांत हो गया तो क्लाइन ने अपने स्पिरिट विजन और डिवाइनेशन का इस्तेमाल करके बार बार कंफर्म किया कि जॉम्बी फिर से नहीं जागेगा। रिजल्ट्स देखने के बाद उसकी चिंता कम हो गई। उसने रिचुअल समाप्त किया और स्पिरिचुअलिटी की दीवार को हटा दिया। वो अचानक वापस जिंदा कैसे हो गया? क्लाइन मेनार्ड के सामने खड़ा था, जो कालीन पर था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और लाश को नीचे देखा। हाई स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी वाले एक बेयोंडर के लिए यह नोटिस करने के लिए स्पष्ट संकेत थे कि कोई वापस जिंदा होगी या नहीं। क्लाइन की तो बात ही छोड़िए, जो एक सीयर था। उसे अक्सर इसी तरह के मामलों की पहले से ही भनक लग जाती थी, लेकिन अभी जो हुआ उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। जब तक कि कोई और रहस्यमय प्रभाव न हो, ठीक वैसा ही जैसा सूटेड क्लाउन के साथ हुआ था। क्लाइन ने अपने दिमाग में उस सीन को याद किया और उसे प्रॉब्लम का हल्का सा एहसास हुआ। जॉम्बी मेनार्ड उसकी पुलिस यूनिफॉर्म की बाईं जेब पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। बाईं जेब। क्लाइन ने अपनी काली केन को अपनी दाहिनी हथेली में ट्रांसफर किया, फिर अपनी बाईं जेब में हाथ डाला। उसने अंदर से प्राचीन कॉपर की विसल निकाली। यह एक कॉपर की विसल थी जिस पर कई रहस्यमय पैटर्न खुदे हुए थे। यह अजिक के मैसेंजर को बुलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कॉपर विसल थी। इस कॉपर विसल ने मेनार्ड को जॉम्बी बना दिया। यह काफी प्रशंसनीय है। भले ही मिस्टर अजिक डेथ के वंशज न हो, उनका डेथ के साथ एक निश्चित संबंध जरूर है। यह लॉजिकल है कि उनके साथ रखी चीजों का ऐसा प्रभाव होगा। क्लाइन ने सोचते हुए सिर हिलाया। उसने एक कॉपर का पैसा निकाला और अपने निष्कर्ष के बारे में क्विक डिवाइनेशन किया। चूंकि वो घटनास्थल पर था, संबंधित वस्तुओं को पकड़े हुए था और उसके पास पर्याप्त जानकारी थी, उसे जल्दी ही एक रिजल्ट मिल गया। उसने कॉपर पेनी को अपनी हथेली में गिरते देखा। पोर्ट्रेट ऊपर की ओर था। इसका मतलब है हाँ, यह सोचने के लिए कि मिस्टर अजिक ने मुझे सावधान रहने की याद नहीं दिलाई कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। खैर, वो एक एमनेसिएक है, इसलिए यह भूल जाना कोई असामान्य बात नहीं है। इसके अलावा हो सकता है कि कॉपर विसल का उन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट न हो। इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि इसे दबा दिया गया था। मुझे यह कॉपर विसल अपने साथ नहीं ले जानी चाहिए जब मैं कब्रिस्तान में प्राचीन किलों में हूँ, ऐसी जगह जहाँ भूत प्रेत का खतरा रहता है, वरना मैं बस अपने लिए मुसीबत खड़ी करूंगा और पागलों की तरह मौत को दावत दूंगा। क्लाइन ने चुपचाप एक मेंटल नोट बनाया। फिर उसने बिना ज्यादा मेहनत के मेनार्ड को वापस बिस्तर पर लिटा दिया। लाश पर केन के वार से छोड़े गए स्पष्ट निशान को देखते हुए क्लाइन ने आह भरी। उसने लाश को सफेद कपड़े के टुकड़े से ढक दिया और ध्यान न देने का नाटक किया। मैं यह प्रॉब्लम पुलिस डिपार्टमेंट पर छोड़ दूंगा कि वो इससे परेशान हो। ओह, और मैंने अभी जो 2 चार्म्स इस्तेमाल किए हैं उन्हें मिशन से संबंधित खर्च माना जा सकता है, इसलिए मुझे मुआवजा मिल सकता है। उसने अपना सामान पैक करते हुए सोचा। फिर उसने पोर्ट्रेट लिया और दरवाजा अनलॉक किया। दरवाजा एक चरमराहट के साथ खुला और क्लाइन ने इंस्पेक्टर टॉले को देखा, जो बाहर पहरा दे रहे थे। किसी को भी पास नहीं आने दे रहे थे। अभी अभी क्या हुआ? टॉले ने शक और चिंता से पूछा। वो कमरे में हो रही हलचल को हल्का हल्का सुन सकता था। क्लाइन मुस्कुराया और जानबूझकर थोड़ा बढ़ा चढ़कर कहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेनार्ड वापस जिंदा हो गए और मुझे एक पैशनेट हक देने की कोशिश की। इस तरह का मजाक मत करो। टॉले ने झुंझलाकर कमरे में देखा। इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? क्लाइन ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, एक अनकन्फर्म्ड कारण की वजह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेनार्ड एक ज़ॉम्बी बन गए। वेल, उस तरह की चीजें जो भूत की कहानियों में होती हैं। सौभाग्य से मैं अभी तक गया नहीं था, इसलिए मैंने रिचुअलिस्टिक मैजिक का इस्तेमाल कर कतरत्ता को शुद्ध किया, जिससे वो अपनी शाश्वत नींद में वापस लौट सके। क्या इसका उनकी मौत के कारण से कोई लेना देना है? टॉले ने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ पूछा था। मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। मुझे तो यह भी नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे फील्ड में अनएक्सप्लेनेबल चीजें एक आम बात हैं, क्लाइन ने कहा। फिर उसने अपने हाथ में पोर्ट्रेट को देखा। जब मैं मीडियमशिप रिचुअल कर रहा था तो मैंने मेनार्ड की मौत का सीन देखा। वो इस औरत के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज में लगे हुए थे जो केवल पति और पत्नी के बीच ही की जानी चाहिए, और अपनी खुशी के क्लाइमेक्स पर उन्होंने अपनी छाती को पकड़ा जहां दिल होता है। तुम्हारा मतलब है कि यही उनकी मौत का कारण है? टॉले ने उसे एक नज नज और विंक विंक वाला लुक दिया। थ्योरी में हाँ, लेकिन आपको ऑटोप्सी का इंतजार करना चाहिए। क्लाइन ने पोर्ट्रेट इंस्पेक्टर टॉले को सौंप दिया। टॉले ने बस उस पर एक नजर डाली ही थी कि वो चिल्लाया, मैडम शैरोन। क्लाइन ने उसे कंफ्यूजन में देखा। वो बहुत फेमस हैं। हाँ, उसके लुक्स और फिगर को देखते हुए उसे फेमस होना चाहिए, उसने अपने दिल में मजाक किया। टॉले ने चारों ओर देखा और कुछ एक्साइटेड तरीके से उसका परिचय दिया। मैडम शैरोन टिंगेन सिटी की सबसे खूबसूरत विधवा हैं। वो सोशल सेटिंग्स में सबसे ज्यादा डिमांड वाली लेडी हैं। वो बैरन खोय की दूसरी पत्नी थी, लेकिन दुर्भाग्य से विधवा हो गईं। उनका कई नए अमीर व्यापारियों और अभिजात वर्ग के बीच स्वागत किया जाता है, कोई ऐसा जिसे कंजर्वेटिव पार्टी और नई पार्टी दोनों द्वारा दावतों में इनवाइट किया जा सकता है। यह अफवाह है कि वो उनके सौतेले बेटे वर्तमान बैरन खोय के बैकलुंड में कई नोबल्स और सीनियर सिविल सर्वेंट्स के साथ फ्रेंडली संबंध हैं। वो एक पावरफुल लेडी हैं। यह सोचने के लिए कि उनके और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेनार्ड के ऐसे संबंध थे है सीधे शब्दों में
वो एक असाधारण सोशलाइट हैं। क्लाइंट ने चुपके से निष्कर्ष निकाला। वो मुड़ा और कमरे में इशारा किया। अगला हिस्सा मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल नहीं है। आप मैडम शेरोन से कैसे पूछताछ करते हैं, यह मेरा काम नहीं है। इसके अलावा मैंने शुद्धिकरण से पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेनार्ड को एक केन से मारा था। आपको इससे निपटना होगा और एक एक्सप्लेनेशन सोचना होगा। क्या भालू जैसा टॉले शॉक में उछल पड़ा और क्लाइंट को देखने के बाद कमरे में देखा। ऐसी फुर्ती के साथ जो उसके शरीर के अनुकूल नहीं थी, वो अंदर भागा। उसने लाश को ढकने वाले सफेद कपड़े को पीछे खींचा और शरीर को ध्यान से देखने के बाद की सांस ली। उसने मेरे सोचे हुए से बेहतर है। यह उतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। शायद मुझे अपनी रिवॉल्वर निकालकर मेनार्ड पर डीमन हंटिंग बुलेट्स से 5 बार गोली मार देनी चाहिए थी। देखते हैं कि तुम्हें वो सीरियस लगता है या नहीं। क्लाइंट ने ही मन मजाक किया और दरवाजे के बाहर इशारा किया। अब बस इतने के लिए ही मेरी जरूरत थी। नहीं, टॉले चिल्लाया। एक पल रुको, क्लाइंट ने हैरान होकर पूछा। टॉले ने गंभीरता से समझाया, हमें किसी भी एक्सीडेंट को होने से रोकना होगा। मैडम शेरोन से बात करने उनका बयान लेने के बाद मैं तुम्हें जाउटलैंड स्ट्रीट वापस भेज दूंगा। अगर मेनार्ड 10 घंटे तक मरे रहने के बाद जिंदा हो सकता है तो और क्या नहीं हो सकता। अगर तुम चले गए तो मैं क्या करूंगा। टॉले ने अपने मन में जोड़ा। ठीक है। क्लाइंट ने अपने माथे की मालिश की और कहा, मेरे लिए आराम करने के लिए एक शांत कमरा ढूंढो। वो हर पहलू से अपना बेस्ट महसूस नहीं कर रहा था कि उसे एडवांस हो भी एक ही दिन हुआ था। अभी अभी कई रिचुअल सेरेमनी करने, 2 चार्म्स का इस्तेमाल करने और एक मामूली डर का सामना करने के बाद उसे किसी भी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कॉजिटेशन में जाने की जरूरत थी। क्लाइंट अब कंट्रोल खोने के बारे में बेहद सावधान था। टॉले ने मृत शरीर को फिर से सफेद कपड़े से ढक दिया। वो जाहिर तौर पर रिलैक्स हो गया और जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्लाइंट को एक गेस्ट रूम में ले गया जो घर के धूप वाले हिस्से के ज्यादा करीब था। उसने इशारा किया और कहा, इंस्पेक्टर मोरेटी, चिंता मत करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं पहले मैडम शेरोन से मिलने जा रहा हूँ। क्लाइंट ने हल्का सा सिर हिलाया और उसे जाते हुए देखा। फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया और पर्दे खींच दिए। डिम और शांत बेडरूम में वो धीरे धीरे रॉकिंग चेयर के पास गया और आराम से बैठ गया। उसने अपने शरीर को लयबद्ध तरीके से आगे पीछे झूलने दिया। उसके दिमाग में अनगिनत गोलाकार फैंटेस्मल लाइट्स ओवरलैप हो रही थीं। क्लाइंट के कानों में भिननाने की आवाज और उसके सिर में धड़कता हुआ दर्द धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके गायब हो गया। जब उसकी सिचुएशन स्थिर हो गई तो उसने अपनी आंखें खोनी अंधेरे में देखा। उसने एक बिस्तर, अलमारी और दूसरे फर्नीचर की आउटलाइन बनाई। फिर उसने शांति से अपने पहले के प्रयासों के बारे में सोचा। कुछ बढ़ा चढ़कर किए गए मजाकों से ज्यादा फीडबैक नहीं है। शायद मैंने अभी तक क्लाउन पोशन की शक्तियों को कंट्रोल नहीं किया है क्योंकि अभी भी बचे हुए नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। ऑफ कोर्स मैं संभावना को खत्म नहीं कर सकता कि इस तरह की एक्टिंग का बहुत कम असर होता है। पर्सनली मैं एक क्लाउन की भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, लेकिन जब से मैंने सीक्वेंस पाथवे चुना है मैं केवल हिम्मत करके आगे बढ़ सकता हूं। वास्तव में हर किसी को अपने जीवन में कभी न कभी एक क्लाउन की तरह एक्ट करना पड़ता है। मुझे इस आइडिया से इतना अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। मुझे जल्दी से एक क्लाउन के कोर एलिमेंट्स को समझना होगा। जैसे ही उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे, क्लाइंट ने अचानक पीतल का हाफ पेंस निकाला। उस ज्यादातर आदत से उसने डिवाइन किया कि क्या मेनार्ड की मौत सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस के कारण हुई थी। शायद ये एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। क्लाइंट ने सिर हिलाया और हंसा। उसकी आंखें गहरी हो गईं जैसे ही उसने बार बार दोहराया, जॉन मेनार्ड की मौत सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस के कारण हुई थी। डिंग, उसने सिक्का उछाला जैसे ही वो रॉकिंग चेयर में झुक गया। उसने उसकी पीतल की चमक को हवा में घूमते हुए देखा। पाक सिक्का सीधे क्लाइंट की खुली हथेली में गिरा जिसमें नंबर 5 ऊपर की ओर था। एक नेगेटिव जवाब। दूसरे शब्दों में जॉन मेनार्ड की मौत में कोई सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस शामिल नहीं था। मुझे लगता है कि वो आदमी ऑर्गेज्मिक प्लेजर से मर गया। मृतक पर हंसा नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं उसका मजाक उड़ाने के लिए एक बेस्वाद चीनी मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्लाइंट ने अपना सिक्का दूर रख दिया और अपने विचारों को भटकने दिया इससे पहले कि वो लगभग सो जाता। नॉक नॉक। धीमी और लयबद्ध दस्तक के तहत क्लाइंट ने अपने कपड़े ठीक किए, अपनी पुलिसकर्मी की पीक कैप पहनी और दरवाजे पर चला गया। जैसे ही उसकी दाहिनी हथेली नॉब को छुई, उसके दिमाग में एक सीन दिखाई दिया। भालू जैसा इंस्पेक्टर टॉले दरवाजे के बाहर खड़ा था और अपना कॉलर खींच रहा था। उसका एक्सप्रेशन परेशान और असहाय लग रहा था। क्लाइंट ने नॉब घुमाया और आराम से दरवाजा खोला। इंस्पेक्टर टॉले उसके सामने प्रकट हुआ जैसे ही वो अपना कॉलर खींच रहा था। आपको इतना लंबा इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूं। हमने मैडम शेरोन को पहले ही ढूंढ लिया, उनका बयान ले लिया है। आप जाउटलैंड स्ट्रीट लौट सकते हैं। आपका कीमती समय लेने के लिए मुझे सच में खेद है। क्लाइंट ने उसके मौजूदा इमोशंस का कारण नहीं पूछा, लेकिन वो मुस्कुराया और कहा, मैडम शेरोन ने मान लिया कि वो कल रात मेनार्ड के साथ थी। हाँ, उसने कहा कि शराब के प्रभाव में वो और मेनार्ड खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। जब उसे पता चला कि इसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है तो वो बहुत डर गई थी, इसलिए वो खुद को ठीक करने के बाद कमरे से भाग गई। फिर वो अपने गेस्ट रूम में छिप गई। हमारे पास अभी उसके खिलाफ चार्ज लगाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है, इसलिए हमें उसे कुछ हद तक उसकी आज़ादी को प्रतिबंधित करते हुए जाने देना पड़ा।
हमें ऑटोप्सी का इंतजार करना होगा, इंस्पेक्टर टॉले ने विस्तार से समझाया। क्लाइन ने अपना सिर एक तरफ झुका और मुस्कुराया। आप यह किसे समझा रहे हैं? टॉले ने सिर हिलाया और एक कड़वी मुस्कान के साथ मजबूर किया। ओह हाँ, मुझे आपको यह समझाने की जरूरत नहीं है, मैं बस मिसेज मेनार्ड से निराश हूं कि पत्नी वापस आ गई है। क्लाइन ने जवाब में पूछा। हाँ, दुर्भाग्य से स्टीम लोकोमोटिव में कुछ असामान्य था, यह लेट नहीं था। टॉले ने मजाकिया अंदाज में एक सकारात्मक जवाब दिया। क्लाइन ने आगे नहीं पूछा, लेकिन चेक किया कि क्या उसके पास उसका सारा निजी सामान है। फिर इंस्पेक्टर टॉले के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे चला गया। आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? वो एक मर्डरर है, मैं उस पर मुकदमा करना चाहती हूँ, और मैं आप सब पर ड्यूटी में लापरवाही के लिए मुकदमा करना चाहती हूँ। मैं आपको मुकदमा करने के लिए सबसे अच्छा वकील रखूंगी। कठोर टिप्पणियां क्लाइन के कानों में पड़ीं और उसने अनजाने में देखा। उसने एक आकर्षक और गोरी अधेड़ उम्र की महिला को गुस्से से अपनी तरफ घूरते हुए देखा। दो युवकों के उसके हाथ पकड़ने के बावजूद वो उन पर चिल्लाती रहीं। इस साल बैकलुंड में एक बहुत ही ट्रेंडी रीगल गाउन लेडीज एस्थेटिक मैगजीन को अक्सर पढ़ने के बाद क्लाइन के दिमाग में पहला विचार स्थिति से असंबंधित कुछ था। फिर उसने कुछ जेंटलमैन को अपने पीछे एक महिला की रक्षा करते हुए देखा। महिला एक लंबे काले ड्रेस में थी, जिसकी त्वचा गोरी और चिकनी थी, झरने जैसे भूरे बाल और भूरी आंखें थीं। वो जंगल में एक हिरण के बच्चे की तरह दयनीय लग रही थी। इससे लोगों को अनजाने में उसकी रक्षा करने की इच्छा होती थी। मैडम शेरोन, क्लाइन ने अचानक उस पोर्नो के बारे में सोचा जिसमें उसने अभिनय। लेनवस, वो क्रिमिनल जिसने पैसे और दोनों को धोखा दिया, यह सोचने के लिए कि उसका साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के हुड यूजिन से कोई कनेक्शन था। क्लाइन नाम सुनते ही एक पल के लिए जम गया। उसने तुरंत सोचा कि लेनवस नाम का क्या मतलब है। वो धोखेबाज है जो 10,000 पाउंड से ज्यादा लेकर भागा है। सिर्फ एक सुराग देने से मुझे 10 पाउंड्स मिलेंगे, और अगर मैं इस चलती फिरती तिजोरी को पकड़ने में मुझे 100 पदरता होंगे। वो एक कमीना है जिसने मासूम औरतों के शरीर और भावनाओं का फायदा उठाया, यह सोचने के लिए कि वो हुड यूजिन को जानता है और उससे मेंटल असाइलम में 3 बार मिलने गया। क्या इसका मतलब यह है कि वो बेयोंडर सर्कल से जुड़ा है, या वो खुद एक बेयोंडर है? क्लाइन ने अचानक एक पोशन का नाम याद किया, द मरॉडर पाथवे सीक्वेंस 8 स्विंडलर। इन बेयोंडर्स को दूसरों को ठगने में मजा आता था, यह बहुत संभव है। क्लाइन ने सोचते हुए सिर हिलाया। उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल किया। लापरवाही का नाटक करते हुए पूछा, तो मिस्टर लेनवस की हुड यूजिन से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? जुलाई की शुरुआत में। मुझे आपको एक स्पेसिफिक डेट देने के लिए मेंटल असाइलम के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स को चेक करना होगा। डेक्स्टर गुडेरियन ने कुछ सेकंड सोचने के बाद जवाब दिया। जुलाई की शुरुआत में लेनवस का स्काम उजागर नहीं हुआ था और उसने टिंगेन नहीं छोड़ा था। क्लाइन ने फिर पूछा, क्या हुड यूजिन आमतौर पर इस व्यक्ति का जिक्र करता है? नहीं, आपको समझना चाहिए कि एक सीक्वेंस 7 साइकाइट्रिस्ट कभी भी गलती से कुछ भी उजागर नहीं करेगा। उनके द्वारा कहा गया हर शब्द अच्छी तरह से सोचा समझा होता है। उनके रहस्यों को जानना असंभव होगा जब तक कि उनके पास कोई छिपा हुआ मकसद न हो। मैं टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला केवल हुड यूजिन के पागल हो जाने के बाद ही प्राप्त कर सका। ओह हाँ, क्या आप रामूला की प्रामाणिकता निर्धारित कर ली है? डेक्स्टर ने कुशलता से अपने पाथवे के पोषण के प्रति अपने गर्व की भावनाओं को छिपाया। क्लाइन हंसा और जवाब दिया, यह ऑथेंटिक है। जब आपको एडवांस करने की जरूरत हो तो आप बिना किसी चिंता के अपना पोषण बनाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर साइकोलॉजी अल्केमिस्ट आपको इंग्रेडिएंट्स प्रदान करने में असमर्थ है तो हम मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप हाल ही में कैसे हैं? बहुत बुरा नहीं। हुड यूजिन की हालत के बारे में थोड़ी चिंता करने के अलावा मैं काफी रिलैक्स्ड महसूस करता हूँ। मुझे अब स्प्लिट पर्सनैलिटी के सिम्पटम्स नहीं है। आपने इस संबंध में मेरी बहुत मदद की है, डेक्स्टर गुडेरियन ने भावनाओं से भरकर कहा। क्लाइन ने एक विनम्र एक्सप्रेशन पहना। यह तो मेरा फर्ज था। आइए हाथ में लिए गए टॉपिक पर वापस आते हैं। चूंकि आपने कहा कि एक साइकाइट्रिस्ट बोलने से पहले अपने हर शब्द पर विचार करेगा और आसानी से अपने रहस्यों को उजागर नहीं करेगा, तो हुड यूजिन ने आपको क्यों बताया कि एल लेनवस है? क्या वो किसी चीज की ओर इशारा कर रहा था या आपको किसी चीज से आगाह करने की कोशिश कर रहा था? डेक्स्टर एक पल के लिए जम गया, फिर अपनी भौहें सिकोड़ी। यह वाकई अजीब है, यह सोचने के लिए कि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा हुड यूजिन ने और कुछ नहीं बताया। क्या उसका मकसद ये हो सकता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं एसोसिएशन के ऊपरी अधिकारियों को लेनवस के नाम के बारे में बताऊं? एसोसिएशन की प्रतिक्रिया भी अजीब लग रही थी। हुड यूजिन के पागलपन के बारे में सूचित करने के बाद उन्होंने एक संपर्क व्यक्ति भेजा, लेकिन मेरे द्वारा लेनवस के नाम सहित हर डिटेल का वर्णन करने के बाद ऊपरी अधिकारियों से कोई और जवाब नहीं आया। यह समुद्र में एक पत्थर फेंकने जैसा था। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि उन्होंने कुछ पता लगा लिया है? एक रीजनेबल डिडक्शन। क्लाइन ने अपनी डीमन हंटिंग बुलेट्स निकाली और उन्हें अपनी रिवॉल्वर में भर दिया, फिर टारगेट पर निशाना साधा। अगर हम इस डिडक्शन को फॉलो करते हैं तो हुड यूजिन ने शायद बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया होगा कि वो पागल हो जाएगा या मर जाएगा, और इसका लेनवस के साथ एक अस्थिर संबंध है। लेकिन जब से उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था तो उसने ऊपरी अधिकारियों से मदद क्यों नहीं मांगी? डेक्स्टर खाली नजर से आगे घूर रहा था। उसने कड़ी मेहनत से सोचा और कहा, दुर्भाग्य से वो अब पागल है।
अब उससे प्रभावी ढंग से संवाद करने का कोई तरीका नहीं है। शायद किसी तरह के लालच ने उसे जोखिम उठाने का विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया। क्लाइन ने एक अनुमान लगाया। उसी समय उसे इस बात का अफसोस हुआ कि हुड यूजेन वास्तव में एक मेंटल पेशेंट बन गया था। इसने बहुत सारी जानकारी से समझौता किया जो उसे अन्यथा मिल सकती थी। या एक मरा हुआ व्यक्ति भी एक पागल से बेहतर है। मैं मरे हुए को बात करने के लिए मीडियमशिप रिचुअल्स का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक पागल के साथ क्या कर सकता हूँ? ओह हाँ, मैडम डेली ने एक बार मेरी खोई हुई यादों को बुलाने के लिए मीडियमशिप रिचुअल्स का उपयोग करने की कोशिश की थी। मीडियमशिप रिचुअल्स के पीछे की थ्योरी साइकोलॉजी अल्केमिस्ट से ली गई लगती है। इसका मतलब है कि मैं जीवित पर मीडियमशिप रिचुअल्स का उपयोग भी कर सकता हूँ और एक सा परिदृश्य बना सकता हूँ जहां मैं अपनी आत्मा का उपयोग करके सीधे उसकी आत्मा के साथ बातचीत करूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या हुड यूजेन उन परिस्थितियों में भी पागल होगा। दुर्भाग्य से मैं इस क्षेत्र में पर्याप्त एडवांस नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। मैं पहले मैसेंजर को बुलाकर मैडम डेली से इसके बारे में पूछूंगा। मैं देखूंगा कि क्या वो मुझे कोई तकनीक प्रदान कर सकती हैं। अगर उसे लगता है कि केवल वही इसे पूरा कर सकती हैं, तो मैं कैप्टन को बताऊंगा और उसे बैकलूंड को एक टेलीग्राफ भेजने के लिए कहूंगा ताकि सहायता का अनुरोध किया जा सके। मैं निश्चित रूप से सिर्फ इसलिए यह परेशानी भरा रास्ता नहीं अपना रहा हूं क्योंकि मैं तकनीक सीखना चाहता हूं और मैसेंजर को बुलाने के लिए रिचुअल का प्रयास करना चाहता हूं। क्लाइन के दिमाग में कई विचार दौड़ गए। इससे पहले कि उसने धीरे धीरे इसे एक ही विचार की पंक्ति में संकुचित कर दिया जो समस्या को हल कर सकता था। डेक्स्टर गुडेरियन ने उसके अनुमान को मंजूरी दी। लालच हमेशा किसी को मूर्ख बनाता है। भले ही किसी व्यक्ति को पता हो कि उसके सामने केवल खाई है, वो फिर भी किनारे पर चलने और एक झांक लेने का प्रयास करेगा। इसे भाग्य की सीमाओं का पागलों की तरह परीक्षण करना कहा जाता है। क्लाइन ने मजाक किया। मेंटल असाइलम लौटने के बाद हुड यूजेन का इलाज करने की पूरी कोशिश करो। उसे कुछ समय के लिए होश में रखने की कोशिश करो और उससे कुछ सुराग निकालो। इसके अलावा अपनी चिंताओं और चिंता को मत छिपाओ। साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के साथ और अधिक संबंध स्थापित करो और हुड यूजेन की समस्या को हल करने के लिए उन पर दबाव डालो। यह सबसे सामान्य और उचित प्रतिक्रिया है। डेक्स्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्लाइन ने और कुछ नहीं कहा और कुछ विचार विमर्श के बाद उसने पूछा, क्या हाल ही में हुड यूजेन के शरीर में कोई असामान्यताएं हुई हैं? उदाहरण के लिए उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर पतले स्केल्स उग रहे हैं। पागलपन के करीब, सच्चा पागलपन और कंट्रोल खोना सभी एक बेयोंडर के लिए अलग अलग स्तरों के डिस्क्रिप्शन थे जब उनके साथ कुछ गड़बड़ होती थी। सबसे कम गंभीर स्थिति तब थी जब उनका रवैया बदलता जैसे कि वो नए व्यक्ति बन गए हों, लेकिन अभी भी तर्कसंगत विचारों और कार्यों में सक्षम थे। पागलपन के करीब था। पागलपन इस मायने में अधिक गंभीर था कि व्यक्ति सभी तर्क खो देगा। एक पागल बंजारों से संवाद करना मुश्किल होगा। जिनको बचाया नहीं जा सकता था वो थे जिनका शरीर और मन राक्षस बन गया था, पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया था। कभी कभी अगर समस्या का समय पर समाधान नहीं किया जाता तो पागलपन कंट्रोल खोने का कारण बन जाता। इससे पहले साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के भीतर के मुखबिर को उजागर करने से बचने के लिए डन ने नाइटॉक्स को हुड यूजेन से तुरंत निपटने का निर्देश नहीं दिया था। इसके बजाय उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी पर स्विच किया कि हुड यूजेन कंट्रोल न खो दे, लेकिन अगर उसके कंट्रोल खोने के कोई संकेत होते तो उन्हें तुरंत उससे निपटना पड़ता। डेक्स्टर ने सिर हिलाया और एक कड़वी हंसी हंसा। नहीं, आप अपनी चिंता कम कर सकते हैं। मैं भी बहुत डरता हूं कि हुड यूजेन कंट्रोल खो देगा, इसलिए मैं डिटेल पर बहुत ध्यान दे रहा हूं। आखिरकार मैं सप्ताह में 6 बार मेंटल असाइलम में रहता हूं। कुछ और शब्द एंसैमने करने के बाद वो 10 मिनट के अंतराल पर शूटिंग रेंज से निकल गए। क्लाइन ने अपनी तीव्र नींद की इच्छा को दबाया और एक पब्लिक कैरिज लेकर डेफोडिट वापस आ गया। उसने दरवाज खोला और अपनी बहन को सोफे पर बैठे देखा। वो न तो पढ़ रही थी और न ही मशीनरी के पुर्जों से छेड़छाड़ कर रही थी। वो बस खाली नजर से आगे घूर रही थी जैसे कि उसने अपनी आत्मा खो दी हो। धीरे से अपने दाढ़ को टैप करते हुए क्लाइन ने अपना स्पिरिट विजन एक्टिवेट किया और हैरान होकर पूछा, मेलिसा क्या कुछ हुआ? वो अपनी ऑरा के रंगों के आधार पर स्वस्थ दिखती है, पहले की तरह कुपोषण है। मेलिसा ने अपनी नजर वापस ली और अपने होंठ सिकोड़े, फिर रसोई की ओर देखा जहां से कुछ शोर आ रहा था। बेला घर पर नाश्ता तैयार करने के अपने परिवार के तरीके की सिफारिश कर रही है। उसने कहा कि यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने आज सुबह उसे इसे आजमाने की अनुमति दी। वो कौन सा तरीका है? क्लाइन को एहसास हुआ। चे हुए सभी को एक बर्तन में पकाना, फिर पानी और ब्रेड मिलाना। मेलिसा ने धीरे से दोहराया, यह अज्ञात मूल के भोजन के लिए स्टैंडर्ड रेसिपी है। क्लाइन ने अपना माथा पिंच किया, और इसलिए हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेलिसा ने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। बहन, मुझे लगता है कि तुम जीवन पर सवाल उठा रही हो। क्लाइन ने अपना गला साफ किया और अपनी हंसी को दबाया। उसने फिर पूछा, बेंसन कहाँ है? बाथरूम में। मेलिसा अपने घबराहट से बाहर निकली क्योंकि उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। उसी क्षण उसने बाथरूम से फ्लशिंग की आवाज सुनी। बेंसन हाथ में एक अखबार लेकर बाहर आया। मेरे प्यारे क्लाइन, क्या हम तुम्हारे लिए नाश्ते का एक हिस्सा लाएं? नहीं, मैंने पहले ही खा लिया है। क्लाइन ने दृढ़ता से सिर हिलाया, भाग्यशाली महसूस करते हुए कि उसने सुबह डेक्स्टर से मिलने की व्यवस्था की थी, वरना उसने रोजेन को अपने लिए नाश्ता खरीदने के नहीं कहा होता। कितना खेदजनक है ना।
तुम मेरे पाक कौशल के बारे में अपने विचार बदल देते और इसके बारे में आत्मविश्वास से भर जाते। बेंसन ने एक आत्महीनता वाली हंसी हंसी। इस क्षण मेलिसा ने कुछ नोटिस किया। वो क्लाइन की ओर मुड़ी और कहा, तुम आज काफी देर से वापस आए हो बहन, और अधिक मासूम और जीवंत बनो। हर समय मेरी चिंता मत करो। तुम अभी जिस स्थिति में थी वो बहुत बढ़िया थी। क्लाइन तुरंत मुस्कुराया। मेरे पास एक अच्छी खबर है, तुमने पुलिस विभाग की परीक्षा पास कर ली है और बहु सैलरी प्राप्त कर सकते हो। मेलिसा ने बिना सोचे समझे पूछा। बेंसन भी मुस्कुराया और सिर हिलाया। क्लाइन अपना हैट पकड़ा और लिविंग रूम के किनारे खड़ा हो गया। उसने मनोरंजन में कहा, मैं तुम लोगों को इस तरह कैसे सरप्राइज कर सकता हूं। उसके बाद उसने एक सूखी खांसी के साथ जोड़ा, हाँ मेरी सैलरी कई गुना बढ़ गई है। उसने अपनी हाल की 4 अतिरिक्त पाउंड प्रति सप्ताह की वृद्धि को छिपाया। उसने अपने लिए एक छोटा पिगी बैंक बचाने का इरादा किया। आखिरकार वो केवल बिना निशान वाले खाते में पैसे पर निर्भर नहीं रह सकता था। इसके अलावा यह उल्लेख करना कि उसकी सैलरी कई गुना बढ़ गई थी उसके भाई बहनों को डराने के लिए काफी था। 6 पाउंड्स, मेलिसा ने हैरानी से कहा, इसे अजीब पाते हुए। मुझे सच में अपनी नौकरी बदलने की जरूरत है। बेंसन ने अपनी हेयरलाइन को सहलाया। क्लाइन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के साथ वो अपनी पढ़ाई में बहुत प्रयास कर रहा था। क्लाइन के बोलने का इंतजार किए बिना मेलिसा ने एक प्रसन्न एक्सप्रेशन के साथ कहा, उस मामले में हमारे सामान्य खर्चों को घटाने के बाद तुम 2 या 3 साल में शादी योग्य जेंटलमैन के मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन बचा पाओगे। खैर, एलिजाबेथ ने ही मुझे मानकों के बारे में बताया था। क्लाइन ने मनोरंजन में खोए कहा, यह भविष्य में बहुत दूर विचार करने वाली बात है। क्या हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए? मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं, आज से हमारा मुख्य भोजन व्हाइट ब्रेड बन जाएगा। मेरे वर्कलोड कम होने के बाद हम विभिन्न रेस्तरां से व्यंजनों को आजमाने जाएंगे। मेलिसा ने उसकी ओर एक नजर डाली और जैसे कि उसने क्लाइन की बात नहीं सुनी हो, उसने कहा, बेंसन और मैं सेंट सेलेना कैथेड्रल में मास में शामिल हो रहे हैं। क्या तुम आना चाहते हो? मैं हर रोज देवी की प्रशंसा करता हूँ। क्लाइन हंसा। मुझे नींद पूरी करनी है। वो दोपहर 12:30 बजे तक सोया। बेंसन और मेलिसा के साथ लंच करने के बाद उसने लाल चिमनी वाले सभी घरों की तलाशी के अपने मिशन को जारी रखा। जब देर रात हुई तो उसने अपने कमरे को स्पिरिचुअलिटी से सील कर दिया और स्पिरिट गाइड डेली के मैसेंजर को बुलाने के लिए रिचुअल का प्रयास करने की तैयारी की। क्लाइन के लिए एक सिंपल रिचुअल सेटअप करना सांस लेने जितना आसान था। बहुत जल्द उसने इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए और उसने उस मोमबत्ती को जलाया जो खुद को रिप्रेजेंट करती थी। डेस्क पर टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी को देखते हुए क्लाइन को किसी हैरान करने वाले कारण से एक मजेदार विचार आया। क्या इसे खुद की याद में कैंडलाइट विजिल आयोजित करना माना जाएगा? मैं क्या सोच रहा हूँ? उसने अपने विचारों पर लगाम लगाई और डेथ के डोमेन से संबंधित ब्लैक रोटन फ्लावर पाउडर उठाया और उसे मोमबत्ती पर छिड़क दिया। बदले में उसे एक ऐसी गंध आई जो उसके पिछले जीवन के फॉर्मेल्डिहाइड के समान थी। ठीक के बाद उसने फुल मून एसेंस ऑयल टपकाया जो एवरनाइट की पसंदीदा चीज थी। एक सिजलिंग क्रैकल के बीच उसका परिवेश अचानक शांत हो गया और एक निराकार जादुई उछाल आया। क्लाइन ने एक कदम पीछे लिया और प्राचीन हर्मिस में धीरे से पड़ा। मैं फिर वो हर्मिस में बदल गया। मैं अपने नाम पर बुलाता हूँ निराधार के बारे में भटकने वाली आत्मा, एक उच्च आयामी प्राणी जिसे एक मानव आदेश देता है। वो मैसेंजर जो डेली सिमोन का है। वूश, हवा ने विलाप किया और धुंधली मोमबत्ती की रोशनी नीले रंग की चमक से रंगी हुई थी। इसकी रोशनी के तहत डेस्क के पीछे की दीवार ने पारभासी लहरें पैदा की और एक डरावना चेहरा सामने आया। इसके मुंह के अलावा इसकी कोई भौहें, आंखें या नाक नहीं थीं। इसके मोटे होंठ अलग हो गए और एक लंबी लाल जीभ बाहर निकल आई। इसके मुंह में नुकीले अनियमित दांत थे। जीभ की नोक पर 5 नाजुक उंगलियां थीं। वो लगातार फैल रही थी और सिकुड़ रही थी, जैसे कि वो किसी डिलीवरी का इंतजार कर रही हों। यह डेली का मैसेंजर है। मिस्टर रज की तुलना में यह एक बच्चे की तरह है। नहीं, मैं उनके मतभेदों को सटीक रूप से निर्धारित नहीं कर सकता। हाँ, एक वेजराइंट और दूसरा एक मानव बच्चा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मिस्टिकल आइटम के कारण है या क्या यह मिस्टर जिक की ताकत को दर्शाता है। मुझे उनके बारे में अपनी समझ का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। शायद वो एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर हैं। धत्तेरे की मैं भूल गया। लेटर में मुझे मैडम डेली से सीक्वेंस 4 और सीक्वेंस कॉप्स कलेक्टर पाथवे के नाम पूछने चाहिए थे। मिस्टर अजिक सबसे अधिक संभावना उसी पाथवे हैं। ऑफ कोर्स हो सकता है कि उन्होंने पोषण के माध्यम से एडवांस न किया हो। हाँ, शायद ये एक जीन है जो उनके पूर्वजों से विरासत में मिला है। मैं अगली बार पूछूंगा। मैसेंजर इंतजार कर रहा है। क्लाइन ने उसे कुछ देर गंभीरता से देखा और बड़े करीन से मुए कागज को मैसेंजर के हाथ में दे दिया। फिर उसने देखा कि हाथ ने उसे कसकर पकड़ लिया। ऊश, मैसेंजर ने अपनी जीभ वापस ले ली और लेटर निगल लिया। पारभासी डरावना और छपटाता हुआ चेहरा दीवार में वापस सिकुड़ गया और गायब हो गया। मुझे कहना होगा, यह मैजिक काफी कूल है, काफी सुविधाजनक भी है, लेकिन इसे फैलाया नहीं जा सकता। क्लाइन ने मोमबत्ती की रोशनी को देखा जो सामान्य हो गई थी। उसने सिर हिलाया और रिचुअल समाप्त कर दिया। सोमवार की सुबह, बैकलुंड एम्प्रेस बरो।
ड्यूक नेगन द्वारा बनवाए गए म्यूनिसिपल गार्डन के एक छिपे हुए कोने में अपने बिखरे हुए गोरे बालों वाली जियो डेरेचा और अपने सुस्त व्यवहार वाली फोर्स वॉल अपने सामने वाले संपर्क व्यक्ति को एक घबराहट में देख रही थीं। वो क्षण भर के लिए ये नहीं समझ पा रही थीं कि अभिवादन के लिए किस भाषा का उपयोग करें। 1.5 मीटर से थोड़ी ज्यादा लंबी छोटी जियो ने गोल्डन रिट्रीवर को देखा, जिसने जीभ बाहर निकाली हुई थी और अपनी पूंछ हिला रहा था। उसने अपनी ट्रेनी नाइट की पोशाक को ठीक किया और अपने शब्दों को तौलने के बाद कहा, क्या आप मिस ऑड्रे की मैसेंजर हैं? हे भगवान, मैं इतने सीरियसली एक कुत्ते से क्यों पूछ रही हूँ? फोर्स ने अपनी उंगलियों में एक पतली सी रेत पकड़ी हुई थी और वो हंसी। शायद यह एक जादुई प्राणी है। मैंने कभी ऐसा कोई जादुई प्राणी नहीं देखा, ये इतना ज्यादा कुत्ते जैसा दिखता हो। जियो ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया। सूजी बैठ गई और अपना मुंह बंद कर लिया। फिर उसने अपने पंजे से अपने पेट की ओर इशारा किया। उसके लंबे सुनहरे बालों के बीच कुत्ते के शरीर के चारों ओर एक चमड़े की थैली बंधी हुई थी। जियो ने अपने बाएं और दाएं देखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई देख नहीं रहा है। इससे पहले कि वो जल्दी से करीब आ जाए, वो झुकी और थैली हटा दी। फोर्स उत्सुकता से देख रही थी जब उसका एक्सप्रेशन अचानक अजीब हो गया। यह मगरमच्छ की खाल का बना है और यह फैशन डिजाइनर मिस्टर सैड्स काम दिखता है। वो ट्रांजैक्शन के लिए वास्तव में ऐसी थैली का इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरे शब्दों में, यह बहुत महंगा है। जियो ने चमड़े की थैली उठाई। फोर्स ने अपने होंठ कसकर बाए और गंभीरता से सिर हिलाया। जियो ने तुरंत अपनी गति को बढ़ा चढ़कर धीमा कर दिया। उसने सावधानी से जिपर खोला और अंदर से लेटर निकाला, जैसे कि वो अपने हाथों में एक प्राचीन फूलदान ले जा रही हो। पढ़ने के बाद लेटर फोर्स को दे दिया। फोर्स ने इसे ध्यान से पढ़ने के बाद अपनी सिगरेट से जला दिया। उसने देखा कि यह राख में बदल गया और मिट्टी पर बिखर गया। कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है। जियो ने अनजाने में मुंह बनाया। उसने अपनी ट्रेनी नाइट की पोशाक की जेब से एक बड़े करीने से मुड़ा हुआ कागज निकाला। उसने सूजी को एक प्रभावशाली तरीके से देखा और अनजाने में उपदेश दिया, यह पिछले कुछ दिनों की जांच रिपोर्ट है। तुम्हें इसे सीधे मिस ऑड्रे हॉल को देना होगा। सूजी कांप गई और सीधी बैठ गई। उसकी पूंछ जोर जोर से हिल रही थी। जियो ने संतुष्टि में सिर हिलाया, कागजों के ढेर को चमड़े की थैली में भर दिया और उसे फिर से सूजी के चारों ओर बांध दिया। सूजी चिल्लाई और बहुत तेजी से भाग गई। हॉल परिवार के आलीशान विला में ऑड्रे अपने लिविंग रूम के सोफे पर बैठी थी। वो एक लेटर ओपनर पकड़े हुए कि अपने सामने वाले लेटर को खोलने की कोशिश कर रही थी। यह दक्षिणी महाद्वीप के बालम साम्राज्य से उसके एक भाई द्वारा भेजा गया एक लेटर था। लेटर के साथ एक पार्सल भी आया था। उसी क्षण उसने सूजी को आधा बंद दरवाजा धकेलते हुए देखा। कुत्ता तेजी से भागा। सूजी ऑड्रे के सामने कालीन पर बैठ गई और चमड़े की थैली पर पंजा मारा। तुम सच में एक एक्सीलेंट मैसेंजर हो। ऑड्रे ने अपनी तारीफ में कोई कंजूसी नहीं की। सूजी ने दरवाजे पर वापस देखा। इसने हवा में कंपन पैदा किया और धीरे से कहा, तुम्हारी दोस्त बहुत सीरियस है। जब मैंने उसे देखा तो उसने मुझे उस समय की याद दिला दी जब एक शिकारी हमें ट्रेन करने आया था। जब अर्ल हॉल ने शिकार करने वाले कुत्ते खरीदे थे तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट थी। सूजी, तुम्हारा लोयन और भी ज्यादा फ्लुएंट होता जा रहा है। भाषा का उपयोग करने में तुम्हारे लॉजिक में बस कुछ प्रॉब्लम है। ऑड्रे ने देखा कि उसकी गोल्डन रिट्रीवर ने खुद ही थैली उतार दी और कुशलता से जिपर खोल दिया। उसने सूजी को एक नजर दी और तुरंत समझ गई। वो उठी और दरवाजा बंद करने के लिए भागी। अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन हमने पाया कि बैकलुंड ब्रिस्बरो के आसपास कुछ आवारा गायब हो गए। हालांकि हम निश्चित रूप से नहीं सकी यह किलागोस्त है कि शायद आवारा लोगों ने अचानक अपने मूवमेंट पैटर्न बदल दिए। ऑड्रे ने जांच रिपोर्ट को पलटा और गंभीरता से सोचा कि उसे जियो और फोर्स को कैसे जवाब देना चाहिए। मैं जियो से कहूंगी कि जब तक वो वाइस एडमिरल हरिकेन किलागोस को ट्रैक कर सकती है, मैं उसके लिए शेरिफ पोषण फॉर्मूला खरीदूंगी। नहीं, यह पर्याप्त फ्रेंडली नहीं है। यह उसे एक हीन भावना का एहसास कराएगा। हाँ, मैं कहूंगी, जियो, मैंने तुम्हारा इनाम तैयार कर लिया है। जब तक तुम टास्क पूरा कर सकती हो, 450 पाउंड्स तुम्हारे होंगे। जहां तक टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला के मुख्य इंग्रेडिएंट्स की बात है, मैंने केवल फार्समैन रैबिट का स्पाइनल फ्लूइड पाया है। मुझे अभी भी रेनबो सैलामेंडर की पिट्यूटरी ग्लैंड की जरूरत है। ग्लैंड, जियो और फोर्स ने अभी तक इसे नहीं। हिम्मत करो, कम से कम तुमने स्पेक्टेटर पोषण को पूरी तरह से पचा लिया है। एक बार जब तुम सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ रख लोगी तो तुम एक सीक्वेंसेड बेयोंडर बन जाओगी। ऑड्रे ने अपने विचारों पर लगाम लगाई, एक पेन और कागज उठाया और जल्दी से एक जवाब लिखा। उसने उसे वापस चमड़े की थैली में भर दिया और सूजी को एक और यात्रा करने का काम सौंपा। उसने अपनी गोल्डन रिट्रीवर को देखा। उसने अपने भाई द्वारा भेजे गए लेटर को खोला। उसने इसे एक मुस्कान के साथ पढ़ा। मेरी प्यारी बहन, मुझे लगता है कि तुम्हें भी दक्षिणी महाद्वीप आना चाहिए। बालम साम्राज्य के उपनिवेशित क्षेत्रों में आओ। यहाँ भरपूर धूप, ताजी हवा, एक साफ वातावरण, ताजा पकड़ा हुआ समुद्री भोजन, विभिन्न अनूठी संस्कृतियां और बहुत दयालु और आज्ञाकारी बालम लोग हैं जो अच्छे नौकर बनाते हैं। साथ ही स्वतंत्रता की गंध भी है। इसके विपरीत बैकलुंड ठंडा और नम है, हमेशा धूल रहती है और ये हमेशा उदास रहता है। इसके अलावा यह बहुत अधिक आबादी वाला है, जिससे हर तरह की प्रॉब्लम होती हैं। हम और अंतहीन बॉल्स, बैंक्वेट्स और सैलून, सोशल इवेंट्स इतने उबाऊ और बेस्वाद है कि मैं एक मिनट भी नहीं रहना चाहूंगा। प्रिय बहन,
मुझे विश्वास कि तुम भी महसूस करती हो। मैं घर से नहीं भाग रहा हूँ, मैं केवल जीवन में अपनी जगह तलाश रहा हूँ। लेकिन हमारा भाई निश्चित रूप से ऐसा नहीं सोचता। वो हमेशा एक स्वार्थी व्यक्ति रहा है। ऑफ कोर्स वो तुम्हारे साथ कंजूस नहीं होगा, क्योंकि तुम परिवार की संपत्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा दावा कर सकती हो, जबकि मैं रईसों के रैंक के भीतर विरासत के लिए लड़ाई में उसका सबसे बड़ा कंपटीशन हूँगा। आखिरकार हमारे पिता एक काउंट है जो दूर की सोचते हैं। वो निश्चित रूप से इस नियम से बंधे नहीं होंगे कि सबसे बड़ा भाईबंद कुलीनता का पद विरासत में पाएगा। जब तक उसे लगता है कि यह जरूरी है, वो कुछ भी करेगा। ठीक उसी तरह जब उसने बैंकिंग उद्योग में प्रवेश करने के लिए आधी खेत और चरागाहों को बेच दिया, भले ही कड़ा विरोध हुआ हो। मैं कभी कभी बैकलुंड को मिस करता हूँ स्ताता पिता, और तुम्हें मैं उस मुस्कान को मिस करता हूँ जो तुमने उन कुछ सालों में मेरे चेहरे पर लाई थी। तुम बैकलुंड का सबसे चमकदार गहना बन गई होगी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं केवल 2 साल बाद ही लौट पाऊंगा। एक करियर एक आदमी का गौरव है, जबकि लोयन किंगडम के उत्कृष्ट युवा दुनिया को अपना मंच मानते हैं। तुम हमारी प्यारी चाची को बता सकती हो कि बालम साम्राज्य तटीय क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त हैं, और विशेष रूप से उनके लिए उपयुक्त हैं, यह देखते हुए कि सर्दियों में उनके जोड़ों में दर्द और सूजन होती है। मैं उन्हें ईमानदारी से मेरे मेहमान बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अगर तुम उनके साथ आ सकती हो तो यह और भी बेहतर होगा। मैंने तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट नहीं भेजे हैं। वो मुख्य रूप से ऐसी चीजें हैं जो बालम की परंपराओं और शैलियों से समृद्ध हैं, जैसे कि अद्वितीय पीला रेशम और वो गहने जो डेथ की पूजा से संबंधित लक्षणों से भरे हैं। मुझे याद आया कि तुम्हें रहस्यवाद से संबंधित चीजें पसंद थीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए उधर देखूंगा। यहाँ की संस्कृति रहस्य से भरी है। लेटर पढ़ने के बाद ऑड्रे ने एक पो राइटिंग बोर्ड उठाया, कागज और राफे में वापस झुक गई। अपने होंठ सिकोड़े गंभीरता से लिखा, मेरे सबसे प्यारे अल्फ्रेड, हालांकि 1 साल से भी कम समय हो गया है। तुम्हारी यादों में छोटी लड़की बड़ी हो गई है। मुझे अब रहस्यवाद पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें उस तरह की चीजें खोजने की जरूरत नहीं है। क्योड्रे ने, यह बहुत खतरनाक है। अपने गाल फुलाए और अपने मन में जोड़ा। उसने बेयंडर गैदरिंग्स में भाग लेते समय और जियो और फोर्स द्वारा सुनाई गई कहानियों से रहस्यमय वस्तुओं से संबंधित बहुत सारी त्रासदियों के बारे में सुना था। उसने सोचा और उत्साह से घोषित किया, मैं अब बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ। हाल ही में मैं रेनबो सैलामेंडर से चकित हूँ। क्या तुम मेरे लिए इधर उधर पूछ सकते हो और पता लगा सकते हो कि मैं इन प्राणियों में से एक को कहाँ पा सकती हूँ, या क्या उनके पास एक पूरा शव है जिसे संरक्षित किया गया है? ऑड्रे ने अभिजात वर्ग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ और स्कैंडल्स शेयर करने के बाद लिखना बंद कर दिया। फिर उसने कुछ याद करते हुए एक सीरियस पोज अपनाया। एक स्पेक्टेटर के रूप में अपनी असाधारण याददाश्त के साथ उसने अपने पिता की शिक्षाओं से प्राप्त जानकारी, साथ ही दावतों और सैलून के दौरान सुनी गई खबरों को पैराग्राफ में व्यवस्थित किया। अपने दिमाग में एक ड्राफ्ट बनाने के बाद ऑड्रे ने लिखा, जहां तक बैकलुंड की राजनीतिक स्थिति के बारे में तुमने पूछा है, यह मेरे इंटरेस्ट के एरिया में नहीं है। मैं इसे केवल अपने इंप्रेशंस और जिन डिटेल्स को मैं जानती हूँ उनके आधार पर तुम्हें डिस्क्राइब कर सकती हूँ। कुछ समय पहले पिता ने मुझे बताया था कि ग्रेन एक्ट को खत्म करने के बाद फसलों की तेजी से घट रही थी। खेत और चरागाहों का किराया भी गिर रहा था, लेकिन मुझे सटीक मैग्नीट्यूड नहीं पता। मैं इसे तुम्हें केवल इस उदाहरण से समझा सकती हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, ड्यूक नेगन शाही परिवार के बाहर सबसे ज्यादा जमीन के मालिक एक अभिजात वर्ग हैं। कहा जाता है कि उनके पास तक टोन्स पाउंड से ज्यादा की खेत, चरागाह और जंगल हैं। पिछले साल उनकी जमीन ने उन्हें किराए में ऐतिहासिक 18 पाउंड्स कमाए, लेकिन इस साल यह अनुमान है कि उनका किराया केवल 18 पाउंड्स होगा, पूरे 10,000 पाउंड्स कम। यह मेरी हकदार संपत्ति की पूरी राशि से ज्यादा है। मेरे बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के मुझे यकीन है कि मेरे प्यारे भाई ज्यादातर पुराने जमाने के रईसों के व्यवहार को समझेंगे। उन्हें जमींदार होने पर गर्व है और उनकी आय ज्यादातर किराए से आती है। वो अपनी दिखावट पर बहुत जोर देते हैं और कर्ज में डूबने पर भी अपनी मौजूदा जीवन शैली को बनाए रखेंगे। वो हर साल अपने किलों के रखरखाव पर हजारों पाउंड खर्च करते हैं, कपड़ों और गहनों पर कई हजार ज्यादा, साथ ही उनकी लगातार शिकार गतिविधियां, सामाजिक दावतें और कभी कभार भव्य शादियां और अंतिम संस्कार आदि आदि। किराए में कमी के साथ मेरी जानकारी के अनुसार रईसों का एक अच्छा हिस्सा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में पड़ गया है। इस वजह से अर्ल वोल्फ ने ग्रामीण इलाकों में आंसेरेस जमीन बेच दी है और बदले में एस पाउंड्स प्राप्त किए हैं। विस्काउंट कॉनराड ने भी एस पार्ट पाउंड्स के अपने आर्ट कलेक्शन को एक नेशनल गैलरी को बेच दिया है। कुछ दूरदर्शी रईसों के अलावा जिन्होंने लंबे समय से अपना ध्यान स्टील, कोयला, रेलमार्ग, बैंक और रबर उद्योगों पर केंद्रित कर लिया था, बाकी रईस ग्रेनेक से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। आइए हम अपने प्यारे अल हॉल की प्रशंसा करें। पिता ने मुझे बताया कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस राजनीति पर रईसों के नियंत्रण को ढीला कर देगी। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, नीले खून वाले मंत्रियों की संख्या अगले साल से घट जाएगी। फंडिंग हासिल करने के प्रयास में कंजर्वेटिव पार्टी और नई पार्टी ने किसी को भी कुलीन उपाधियां प्रदान करने का वादा किया है, जब तक कि वो पर्याप्त मात्रा में धन दान करते हैं और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ऑफ कोर्स शर्त यह है कि दान करने वाले व्यक्ति के पास एक कुलीन के योग्य भूमि की मात्रा होनी चाहिए।
एक उदाहरण अमीर मिस्टर सिंड्रास, उन्होंने एक बैरन के लिए अपेक्षित सबसे कम भूमि का क्षेत्र सिकवाजेरेस खरीदा, फिर कार्लटन क्लब को 65 कंजर्वेटिव पार्टी को 6000 पाउंड्स दान किए और चैरिटी को 2 पाउंड्स की राशि का दान किया। अंत में वो हिज मैजेस्टी से उपाधि प्राप्त करने में सफल रहे और एक उच्च सम्मानित बैरन बन गए। मैंने सुना है कि इसकी एक प्राइस लिस्ट है, एक बैरोनेट के लिए 10,000 पाउंड्स और एक वंशानुगत बैरन के लिए विस्कॉस पाउंड्स। विस्काउंट या काउंट के शीर्षक के लिए कोई स्पष्ट कीमत नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो पर्याप्त रूप से हास्यास्पद हैं। इस साल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करने वाले कई रईस अमीर व्यापारियों के साथ विवाह की संभावना पर गंभीरता से विचार करने लगे हैं। पिछले 2 महीनों में इस तरह की 3 शादियां हो चुकी हैं। कुलीन महिलाओं को मिले दहेज के तोहफे ईर्ष्या करने योग्य हैं। इसके अलावा ग्रेन एक्ट का विरोध करने वाले श्रमिकों ने जीवन यापन की लागत में कमी का अनुभव किया, लेकिन उनके जीवन की क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ है। इसके बजाय ऐसा लगता है कि यह खराब हो गया है क्योंकि दिवालिया किसानों में प्रवेश किया है और कम मजदूरी का अनुरोध करके उनकी नौकरियां चुरा ली हैं। इस प्रकार मजदूरों की मजदूरी तेजी से गिर रही है। मुझे वो दिन याद है जब पिता ने मुझसे पूछा था कि ये कौन लगता है एक्ट का विजेता था। मेरे प्यारे अल्फ्रेड, तुम्हें जवाब जरूर पता होगा। तुम निश्चित रूप से अपने प्रयासों से एक वंशानुगत बैरन खिताब हासिल कर पाओगे। जियो डेरेचा और फोर्स वॉल ऑड्रे का जवाब मिलने के बाद बैकलुंड ब्रिजबरो लौट रही थी। जियो अपने बिखरे हुए सुनहरे बालों के साथ गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें आग की 2 जलती हुई गेंदों की तरह चमक रही थीं। उसने सैरस पाउंड्स शब्द को खुद से बार बार बढ़वाया जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। हर बार जब वो इस शब्द को दोहराती, उसकी ताकत और हिम्मत बढ़ जाती। डार्कहोम ने आज जांच की स्थिति की रिपोर्ट नहीं दी है, चलो उसके घर चलते हैं। जियो अचानक फोर्स की ओर मुड़ी। डार्कलूम बैकनिस्ट बरो में एक गैंग का लीडर था और कई भिखारियों और चोरों पर उसका कंट्रोल था। भले ही वो अपने मोटे चेहरे के साथ बहुत फ्रेंडली दिखता था, जो हमेशा एक गर्म और मिलनसा मुस्कान से सजी रहती थी, जियो जानती थी कि वो एक निर्दयी बदमाश था। उसने एक बार एक 13 साल के चोर का हाथ तोड़ दिया था क्योंकि लड़के ने अपना मुनाफा छिपाया था। जब तक जरूरी ना हो, जियो डार्कहोम से मिलने को तैयार नहीं थी, लेकिन डार्कहोम उन कुछ लोगों में से एक था जो शहर के आवारा लोगों से सबसे ज्यादा परिचित थे। फोर्स ने अपने घुंघराले बालों को अपने कान के पीछे किया। जब तक यह मेरे लच में देरी न करे। कोई बात नहीं, शायद मैं इस हफ्ते के बाद तुम्हें एक इंटिस दावत दे सकती हूँ। जियो ने आत्मसंतुष्ट में वादा किया। क्या मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए? फोर्स ने हंसते हुए पूछा। जियो के विपरीत फोर्स गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी की एक उदारवादी आस्तिक थी। बातचीत करते करते दोनों लेडीज एक और पब्लिक कैरिज में बदल गईं और बैकलुंड ईस्टबरो पहुंची और डार्कहोम के घर पहुंची। यह एक संकरी गली में स्थित एक टेरेस हाउस था। दीवारों से हरे पौधे लटके हुए थे। बाहरी हिस्सा अपेक्षाकृत व्यस्त दिख रहा था। जियो दरवाजे पर गई, अपना दाहिना हाथ उठाया और एक अनोखी लय में खट्टा बिना ताला लगा दरवाज उसकी दस्तक के बाद एक चरमराती आवाज के साथ खुल गया। जियो का स्पष्ट रूप से भ्रमित भाव तुरंत सख्त हो गया, जैसे एक सतर्क शेर का। उसने अपने साथ ले जाने वाला एक ट्रायंगुलर ब्लेड निकाला और सावधानी से दरवाज खोला। फिर वो धीरे धीरे अंदर चली गई। फोर्स ने भी लापरवाही से देखना बंद कर दिया। उसने अज्ञात मूल का एक डैगर निकाल लिया था। उन्हें कोई अजीब गंध नहीं आई, लेकिन उनके समृद्ध अनुभव ने उन्हें बताया कि कुछ गड़बड़ है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। जियो और फोर्स डार्कहोम के घर में दाखिल हुए। फिर उन्होंने एक गैस लैंप पर एक पीला अंग, एक कॉफी टेबल पर आंतरिक अंग, साथ ही फर्श पर बिखरे और कपड़े के रैक पर मांस के टुकड़े देखे। हड्डियों के टुकड़े साफ करके दरवाजे के पास ढेर कर दिए गए थे और हड्डियों के बीच एक सिर था। उसकी खाली आंखें खुली थीं। यह को और नहीं बल्कि डार्कहोम था। उसका मोटा चेहरा अभी भी मिलनसार मुस्कान बनाए हुए था, जैसे सब कुछ सामान्य हो। इसके अलावा घर में खून की कोई बदबू नहीं थी। एक बेस्ट सेलिंग लेखक और सीक्वेंस 9 बेयोंडर बनने से पहले एक पूर्व क्लिनिकल डॉक्टर के रूप में फोर्स ने इससे भी ज्यादा घृणित कई मौत के सीन देखे थे। उसने तनावग्रस्त जियो को थपथपाया जो उल्टी करने की कगार पर थी, और उसने चारों ओर का सर्वेक्षण किया। किलागोस, वाइस एडमिरल हरिकेन किलागोस। उसे पता चला कि डार्कहोम लापता आवारा लोगों की जांच कर रहा था और उसने उसे उसके घर तक ट्रैक कर लिया। या यह कहा जा सकता है कि डार्कहोम ने उसे ट्रैक कर लिया था, लेकिन अंत में पकड़ा गया। जियो ने उपकाई को रोका और एक गंभीर भाव के साथ कहा, वो वाकई एक निर्दयी और चालाक समुद्री डाकू एडमिरल के रूप में अपने नाम पर खरा उतरता है। यहाँ की अजीबोगरीब बातें भी उसके खजाने के डिस्क्रिप्शन से मेल खाती हैं। चालाक? फोर्स अचानक सतर्क हो गई और बोल पड़े। क्या वो जांच के पीछे के मास्टरमाइंड के खिलाफ घात लगाकर पास में इंतजार करा हो सकता है? जियो एक पल के लिए जम गई और घबराहट में जवाब दिया, यह बहुत संभावना है। वो एक सीक्वेंस 6 विंडब्लेस था, एक मिस्टिकल आर्टिफैक्ट के साथ एक शक्तिशाली समुद्री डाकू, जबकि वो सिर्फ 2 सीक्वेंस 9 थीं। यह एक अत्यंत सरल और आसान कंट्रास्ट था। डार्कहोम के घर के सामने वाले घर में एक अद्वितीय चौड़ी ठुड्डी और गहरे हरे रंग की आंखों वाला 30 के दशक का एक आदमी खिड़की के पास खड़ा था। ठंड से जियो और फोर्स के दरवाज खोलने और धीरे धीरे अंदर जाने का अवलोकन कर रहा था। वो कोई नहीं बल्कि वाइस एडमिरल हरिकेन किलागोस था। उसके बाएं हाथ पर काला दस्ताना ऐसे फड़क रहा था जैसे वो जिंदा हो।
इसकी सतह पर सुस्त सोने के स्केल्स की एक परत दिखाई दी। किलागोस ने एक क्रूर और आनंदमय भाव प्रकट किया, क्योंकि उसकी गहरी हरी आंखें पीली सोने की और उदासीन हो गईं। जिस क्षण फोर्स को यह एहसास हुआ, उसने जियो को दूसरी तरफ खींच लिया और मुख्य दरवाजे के ठीक सामने वाले क्षेत्र से बच गई। फिर उसने अपने मोती जैसे सफेद दांत भींचे और अपनी आस्तीन से छिपा हुआ एक ब्रेसलेट निकाला। इस चांदी के ब्रेसलेट में 3 गहरे हरे मोटे पत्थर थे जिन पर जलने के निशान थे, और वो खुरदरे और असमान थे। फोर्स ने पत्थरों में से एक को बाहर निकाला और प्राचीन हमिस में धीमी आवाज में गर्जना की। दरवाजा। उसने जियो डेरेचा को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि पत्थर ने एक हल्की नीली चमक छोड़ी। दोनों लेडीज के फिगर स्पष्ट हो गए, लगभग अदृश्य। उन्होंने कई ऐसे रूप देखे जिन्हें वे डिस्क्राइब करना मुश्किल समझती थीं। यहां तक कि पारदर्शी वस्तुएं भी थी जो मौजूद नहीं लगती थीं। उन्होंने अलग अलग रंग देखे, चमकदार वैभव जो विशाल ज्ञान से युक्त लगते थे। वे रहस्यमय आत्मा की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे, इस अजीब दुनिया में जो वास्तविकता से अलग थी। फोर्स जियो को खींचते हुए एक विशेष दिशा में आगे बढ़ी। सेकंड बाद वे अपनी अस्पष्ट अवस्था से बाहर निकलकर वास्तविकता में लौटाए बैकलूंड में। लेकिन वे अब डार्कहोम के घर पर नहीं थे, बल्कि एक खाली कब्रिस्तान में आ गए थे। किलागोस, जिसने अपना स्केल्ड दस्ताना पहना हुआ था, चुपचाप डार्कहोम के घर के दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसने अपनी ठंडी नजर से इंटीरियर को देखा। वो एक पल के लिए जम गया, फिर अपनी भौहें सिकोड़ी और खुद से बड़बड़ाया, ट्रैवलर, कब्रिस्तान में हम आगे क्या करने जा रहे हैं? फोर्स ने हाँफते हुए, अपनी दुर्दशा को महसूस करते हुए और डे की भावना महसूस करते हुए कहा। ब्रेसलेट एक मिस्टिकल आइटम था जो उसे अप्रेंटिस के फॉर्मूले उसके संबंधित मटेरियल्स के साथ मिला था, जो उसकी एक संयत मुठभेड़ के दौरान मिला था। हर महीने पूर्णिमा के दौरान उसे अजीब हल्की फुसफुसाहट सुनाने के अलावा इससे कोई खतरा नहीं था। ब्रेसलेट पर मूल रूप से 5 पत्थर थे। हर पत्थर उसे आत्मा की दुनिया से गुजरने की अनुमति देता था, तकनीकी रूप से उसे टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता था। लेकिन अब केवल 2 पत्थर बचे थे। जियो ने खुद को शांत किया और गंभीरता से सिर हिलाया। पहले मिस ऑड्रे को सूचित करो, फिर हम पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को बुलाओ, फोर्स वॉल ने हैरानी से दोहराया। बेयोंडर्स के लिए में रिपोर्ट दर्ज कराना किसी दूसरी दुनिया की बात लगती थी। जियो अपने मोटे गोरे बालों को खींचते हुए इधर उधर टहल रही थी। डार्कहोम की मौत का सीन भयावह और डरावना है। जब तक पुलिस अंधी नहीं है, वो निश्चित रूप से इस केस को मैनेटेड पनिशर्स, नाइटहॉक्स, द मशीनरी हाइव माइंड या सेना के स्पेशल डिपार्टमेंट को सौंप देगी। जब ऐसा होगा तो हम कुछ और जानकारी लीक कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि हत्यारा किलागोस है। उस समय पूरा शहर उसके पीछे पड़ जाएगा। हमारा लक्ष्य केवल किलागोस को ढूंढना है, उसे पकड़ना नहीं। इतने सारे बेयोंडर्स की मदद से चीजें बहुत सरल और सुरक्षित हो जाएंगी। एक बार जब किलागोस घबरा जाएगा और कोई गलती करेगा, तो यह हमारे लिए अपनी इनाम राशि का दावा करने का मौका होगा। हे मेरा मतलब उसके ठिकाने की खोज से है। जियो सूखी हंसी और हैरान फोर्स को देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे समस्याओं से निपटने का एकमात्र तरीका पता है कि मैं सीधे उन पर टूट पड़ूं? हमारे और किलागोस के बीच का अंतर डेसीबे जितना विशाल है। फोर्स ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी खुद की समझ बिल्कुल सही है। तुमने इसी तरह की बहुत सारी चीजें की हैं, इसलिए तुमने जो नुकसान उठाए हैं वो C8 में एडवांस करने के लिए पर्याप्त हैं। सौभाग्य से तुम इस मामले के बारे में भी काफी तर्कसंगत हो। जियो ने अपना सिर नीचे करके अपने ट्रायंगुलर ब्लेड को देखा। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे ईमानदार होना होगा। मैंने पहले मौत के आने को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। किलागोस निस्संदेह पास में था। यह एक ऐसी दुष्टौरा थी जो हमें किसी भी समय नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। इसने मुझमें एक सहज प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया। फोर्स ने अपना चांदी का ब्रेसलेट पहना जिसमें 2 पत्थर बचे थे और गंभीरता से सोचा, मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूं। चलो पहले मिस ऑड्रे को सूचित करते हैं और उसके बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। हाँ, भले ही डार्कहोम या उसके आदमियों ने किलागोस के निशान ढूंढे हों, हम उस दृष्टिकोण से जांच जारी रख सकते, किलागोस की गतिविधि सीमा और उसके निवास स्थान का पता लगा सकते हैं। जियो ने अपनी पतली गोरी भौहें सिकोड़ी और कहा, लेकिन किलागोस निश्चित रूप से एक ही स्थान पर नहीं रहेगा। 7 पायरेट एडमिरल्स में से एक होने के बावजूद भले ही उसके पास एक मिस्टिकल आर्टिफैक्ट की सहायता हो, किलागोस को बैकलूंड में बेहद सावधान रहना पड़ता था। यहां तक कि 5 सीज के राजा नास्ट को भी एक बार यहां आपदा का सामना करना था और वो लगभग पकड़ा गया था। नहीं, मेरा मतलब था सुरागों के आधार पर किलागोस के बैकलूंड आने के उद्देश्य का अनुमान लगाना या पुष्टि करना। एक बार जब हम जान जाएंगे कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद को कैसे छिपाता है या कौन चाले चलता है, वो अंत में हमारे सामने उजागर हो जाएगा। तब हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। फोर्स ने विस्तार से समझाया। 2 साल के उपन्यास लेखन के अनुभव ने मुझे बताया है कि एक बार जब हम मामले की जड़ को समझ लेंगे तो चीजें सरल हो जाएंगी। जियो ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को हैरानी से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उस महिला ने अभी अभी इतना तर्कसंगत बयान दिया है। मैं तुमसे अलग हूं। मैं केवल सोचने में बहुत आलसी हूं, जबकि तुम अपनी मांसपेशियों से सोचती हो। फोर्स ने अपने होंठ सिकोड़े, अपना सिर एक तरफ झुकाया और मुस्कुराई। मुझे चिढ़ाने से तुम होशियार नहीं बन जाती। जियो ने अपने कुछ बाहर निकले हुए गोरे बालों को सीधा करने की कोशिश की। ठीक है, चलो एम्प्रेस बरो चलते हैं और मिस ऑड्रे को इस बारे में बताते हैं।
फोर्स ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, तो मिस ऑड्रे के साथ हमारा इमरजेंसी कांटेक्ट मेड क्या है? जियो एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। उसने दूर कब्र के पत्थर को देखा और कहा, उसने मुझे बताया कि उसका वो पालतू कुत्ता जिसे हमने पहले देखा था दिन में कम से कम 5 बार खुद घूमता है। खैर, अगली सैर लंच के बाद होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें अर्ल हॉल के आलीशान मनोर के बाहर संदिग्ध रूप से घूमना होगा। फोर्स के होंठों का कोना फड़क गया। जियो ने अचानक एक तरफ देखा और एक चापलूसी भरी मुस्कान प्रकट की। फोर्स, या क्या तुम बस चुपके से अंदर जाना पसंद करोगी? ये मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल हो। यह वही है जिसमें तुम अच्छी हो। सदियों से एक वंशानुगत काउंट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सबसे प्रभावशाली संसद सदस्यों में से एक, वर्वत बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक, बैकलुंड बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक, लोएन के इंपीरियल बैंक का विशेष सलाहकार, इंटिस गणराज्य में सूचित बैंक का तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक, कांस्टेंट कोल एंड स्टील कंसोर्टियम का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक, और इसी तरह। ये मिस ऑड्रे के पिता के टाइटल हैं। जियो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ऐसा आदमी बेयोंडर्स को काम पर कैसे नहीं रख सकता? क्या उसके पास कोई बेशकीमती संग्रह नहीं होगा? यह उन निराश्रित विस्काउंट्स और बैरन्स से अलग है। फोर्स ने झुंझलार जवाब दिया, मैं भगवान के नाम की कसम खाती हूं, अगर मैं चुपके से अंदर गई तो मुझे 5 मिनट के अंदर खोज लिया जाएगा और पकड़ लिया जाएगा। जियो ने सहमति में लगातार सिर हिलाया। चलो तब गोल्डन रिट्रीवर का इंतजार करते हैं। यह कर वो आगे बढ़ी। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसने फोर्स की ओर पीठ करके कहा, खैर, मैं भविष्य में तुम्हारे नुकसान और क्षति की भरपाई कर दूंगी। मेरा मतलब पत्थर से है। ऑफ कोर्स। यह सुन फोर्स के होंठों का कोना ऊपर उठा और उसने कहा, मैं खुद को बचा रही थी। और जियो, तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। भगवान, अगर तुम एक अप्रेंटिस होती और भविष्य में एक ट्रैवलर बन जाती तो ये एक आपदा होती। अर्ल हॉल के आलीशान मनोर के बाहर जियो और फोर्स एक इंटिस पैरासोल पेड़ के पीछे छिपी हुई थी और चुपचाप अपने लक्ष्य वाली इमारत का गुप्त रूप से अवलोकन कर रही थीं। लोगों को आते जाते देख रही थीं। भगवान जाने कितने समय बाद उन्होंने आखिरकार गोल्ड रिट्रीवर को दीवार के नीचे एक छिपे हुए छेद से बाहर आते देखा। उसने अपने कान खड़े किए और अपने बाएं और दाएं देखा। बहुत सतर्क दिख रही थी। जैसे ही सूजी खुशी खुशी अपनी सैर करने लगी, एक काला नर कुत्ता कहीं से प्रकट हो गया। वो सूजी पर लट्टू हो गया और गोल गोल घूमने लगा। यह पहली बार है जब मैं किसी कुत्ते को इतना इंसानों जैसा रिएक्शन दिखाते हुए देख रही हूँ। उस काले कुत्ते से कितनी नफरत करता है। जियो ने आह भरी। वो सूजी की नजर और चेहरे के भाव से बता सकती कि स्पष्ट घृणा थी। फोर्स मुस्कुराई और कहा, यह एक जल्दबाज, घिनौने और लगातार पीछा करने वाले लफंगे का सामना करने जैसा है। सूजी को काले कुत्ते के पीछा से बचने के लिए तेजी से भागने की कोशिश करते देख जियो न्याय देने के लिए खड़ी हो गई। मेरा फैसला है कि तुम उसे अकेला छोड़ दो। जियो ने गंभीरता का नकाब पहनकर चिल्लाया। काला कुत्ता हक्का बक्का रह गया और तुरंत अपनी पूंछनी टांगों के बीच दबाकर भाग गया। सूजी ने राहत की सांस ली और धीमी हो गई। उसने विनम्रता से भौंका और अपनी पूंछ हिलाई। बाल बाल बची। मैंने उन्हें लगभग थैंक यू कही दिया था। गोल्डन रिट्रीवर ने खुशी में सोचा, यह बहुत अजीब स्थिति होती। एक मधुर धुन धीरे धीरे रुकी और ऑड्रे ने जियो और फोर्स द्वारा दी गई नवीनतम खुफिया जानकारी उठाई और उसे भौहें सिकोड़ कर पड़ा। उसने पियानो का कवर बंद किया और शान से खड़ी हो गई। वो अपने पियानो रूम में इधर उधर टहलने लगी और अपनी अगली कार्रवाई पर विचार करने लगी। किलागोस एक बहुत खतरनाक आदमी है। अगर जियो और फोर्स ने जांच जारी रखी तो वो खतरे में पड़ सकती। यह मुझे भी उजागर कर सकता है। हाँ, मुझे बस उनके सुझाव के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। ओ हाँ, टैरो क्लब में अभी और 2 घंटे हैं। मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर फूल क्या सुझाव देंगे। अगर वो अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं द हैंग्ड मैन के साथ सावधानी से चर्चा करूंगी। ऑड्रे ने धीरे धीरे खुद को शांत किया। यह पहली बार था जब उसे इस तरह की खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा था, या शायद इसे इस तरह से वर्णित किया गया था। एक मौत पहले ही हो चुकी थी। दोपहर 3 बजे ऑड्रे की दृष्टि एक लाल और धुंधली अवस्था से ठीक हुई। इससे पहले कि वो वास्तविकता से परे असीम गृह धुंध, एक विशालकाय घर जैसा दिखने वाला आलीशान मेज, लंबी प्राचीन चित्तीदार कांस्य की मेज और द फूल को देखती जो हमेशा घने कोहरे की परत में घिरा रहता था। उसने द हैंगमैन और द सन को देखा। उस क्षण ऑड्रे की तनावपूर्ण और चिंतित भावनाएं शांत होती हुई लगीं। उसे बहुत सुरक्षित, बहुत शांत महसूस हुआ। मैं टैरो क्लब में भाग ले रही हूं जो भौतिक दुनिया से संबंधित नहीं है, और मैं मिस्टर फूल से निपट रही हूं जो लगभग एक भगवान है। किलागोस और मैं अलग अलग स्तरों पर हैं। ऑड्रे गर्व से सीधी बैठी। उसने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और खुशी से अभिवादन किया। गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। गुड आफ्टरनून मिस्टर हैंगमैन। गुड आफ्टरनून मिस्टर सन। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद क्लाइन ने देखा कि मिस जस्टिस बोलने की इच्छा का संकेत दे रही थी, इसलिए उसने अपनी अनुमति व्यक्त करने के लिए हल्का सा सिर हिलाया। आदरणीय मिस्टर फूल, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके ब्लेस्ड 29 पाउंड का मुआवजा मिल गया है। ऑड्रे ने अपने नेता के ब्लेस्ड के बारे में चिंता दिखाते हुए किलागोस के बारे में बात करने की अपनी इच्छा को रोकते हुए पूछा। क्लाइन मुस्कुराया और कहा, मैंने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन चूंकि मेरे ब्लेस्ड ने अतिरिक्त मदद का अनुरोध नहीं किया, मुझे लगता है कि उसे यह पहले ही मिल गया है। हाँ, मैंने कई बार चेक किया है। मेरे गुमनाम बैंक खाते में 29 पाउंड पड़े हैं। क्लाइन ने खुशी से अपने मन में जोड़ा। यह बहुत अच्छा है। ऑड्रे ने आराम किया और अपनी तरफ देखा। मिस्टर हैंगमैन, किलागोस के संबंध में प्रगति हुई है।
एल्गर अचानक सीधा बैठ गया। वो अपनी उत्तेजना नहीं छिपा सका और पूछा, वो कहाँ है? दुर्भाग्य से उसने हमारी जांच पर ध्यान दिया। ठीक जब हमने उसके निशान खोजे, उसने इसमें शामिल एक कर्मी को मार डाला। ऑड्रे ने जियो और फोर्स की कहानी के मुख्य अंश दोहराए और उनकी फॉलोअप योजना को विस्तार से समझाया। एल्गर ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, मैं पूरा ध्यान दूंगा। फिर वो एक तरफ मुड़ा और लंबी कांस मेज पर सम्मान की सीट की ओर देखा। दसन डेरिक की खाली नजर के तहत, जिसने सुना लेकिन कुछ नहीं समझा, उसने कहा, आदरणीय मिस्टर फूल, और मुझे किलागोस का सच्चा इरादा और वो बहुत महत्वपूर्ण और मिस्टिकल आइटम पता चलता है जिसे वो प्राप्त करने का इरादा रखता है। तो कृपया मुझे अपना नाम पढ़ने और आपको रिचुअल के माध्यम से सूचित करने की अनुमति दें। उसने द फूल के ब्लेस से उसे सहायता प्रदान करने के अपने अनुरोध को नहीं दोहराया, चूंकि उसने इसे पहले उठाया था और द फूल ने अपना जवाब दे दिया था। इस विषय पर जोर देने की कोई जरूरत नहीं थी, वरना यह भगवान को उकसा सकता था। इसलिए एल्गर ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका इरादा केवल अपनी खोजों की रिपोर्ट करना था। अगर अंतिम प्रलोभन पर्याप्त था तो उसे विश्वास था कि मिस्टर फूल का ब्लेस्ड निश्चित रूप से प्रकट होगा। यह काम करता है। ऑड्रे ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मुझे भी रिपोर्ट करने का अधिकार मांगना चाहिए था। मैं कभी कभार मिस्टर फूल का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हूँ, उसने अफसोस के साथ सोचा। सबकी नजर के नीचे क्लाइन अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया और हल्का सा सिर हिलाया। उसने धीरे धीरे जवाब दिया, तुम कर सकते हो। एल्गर ने द फूल का आंसर सुनकर राहत की सांस ली। उसने अपना सिर झुकाया और हम्बली कहा, प्लीज मुझे एडवांस में थैंक यू कहने दीजिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं रियस हूँ, उस आइटम के बारे में क्यूरियस हूँ जिसे किलागोस सर्च कर रहा है। मैं उस आइटम के बारे में जानना चाहता हूँ जो एक सीक्वेंस 6 विंड ब्लेस्ड को सीक्वेंस 4 की स्ट्रेंथ दे सकता है। मैं यह भी क्यूरियस हूँ कि एक पायरेट एडमिरल बैकलूंड में क्या करने जा रहा है। क्लाइन ने स्माइल किया, अपना प्रोफाउंड पोस्चर मेंटेन करते हुए। मैंने तुम्हारी प्रेयर्स सुनने के बाद असिस्टेंस प्रोवाइड करने का प्रॉमिस तो नहीं किया है, उसने अपने दिल में एम्फेसाइज किया। बट अब वो पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। अब उस पास एक्चुअल एलाई से और मिस्टीरियस मिस्टर अजिक थे जो करेंटली बैकलूंड में थे। अगर एब्सोल्युटली नेसेसरी हुआ तो क्लाइन अजिक की हेल्प लेने के लिए कॉपर व्हिसल यूज करने को विलिंग था। ऑफ कोर्स वो डेफिनेटली टैरो क्लब मेंशन नहीं करेगा। वो प्रोबेबली कहेगा कि उसे इन्फॉर्मेशन किसी रैंडम सोर्स से मिली है। इस मैटर में अभी भी दो प्रॉब्लम्स एक्सिस्ट करती थीं। फर्स्ट, क्लाइन अजिक के साथ सिर्फ एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप तक ही लिमिटेड था। यह नेसेसरीली केस नहीं था कि अजिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अनलेस वो किलागोस जो कर रहा है उसमें या उस मिस्टिकल आइटम में इंटरेस्टेड हो जिसकी वो तलाश में है। सेकंड, क्लाइन अनश्योर था कि अजिक कितना पावरफुल है। भले ही उसने यह अजपशन बना लिया था कि अजिक एक हाई सीक्वेंस बेयॉन्डर है, उसे यह कंसीडर करना था कि उसकी मेमोरी लॉस ने उसकी एबिलिटीज को वीकन कर दिया होगा। आफ्टर ऑल, नॉलेज को यूजली पावर के बराबर माना जाता था और नॉलेज की कमी डेफिनेटली अजिक की पावर को डिमिनिश करती। अगर ऐसा होता तो क्लाइन गारंटी नहीं दे सकता था कि अजिक किलागो से डील कर सकता है, स्पेशली जब वो क्रीपिंग हंगर यूज कर रहा हो। क्लाइन को डर था कि वो अजिक को डेंजर में डाल देगा, इसलिए वो अजिक को ट्रबल नहीं करना चाहता था अनलेस उसे एब्सोल्युटली जरूरत हो। अब जब मैं सोचता हूं तो मिस्टर अजिक का टेरिंग मैसेंजर ब्रॉन्ज विसल से समन किया जा सकता है। नहीं, वो चीज मैसेंजर जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। वो एक इविल बॉस का रोल ले सकती है। तो भले ही मिस्टर अजिक क्रीपिंग हंगर ऑगमेंटेड किलागोस को बीट न कर पाए, उसे खुद को इजिली डिफेंड कर पाना चाहिए और उसके पास द हैंग्ड मैन, मिस जस्टिस और उसके पार्टनर्स को सेव करने के लिए इनफ पावर बची होनी चाहिए। क्लाइन ने अपना पोस्चर शिफ्ट किया जैसे वो सोच रहा था, अभी भी अपनी चेयर के बैक के अगेंस्ट लीन करते हुए। उसने अपनी राइट लेग अपनी लेफ्ट पर रखी। द हैंग्ड मैन एल्गर ने द फूल को देखा और एक बार फिर बोला, मैं एम्परर रोसेल की डायरी के कुछ पेजेस रिसीव करने वाला हूँ। मुझे बिलीव है कि मैं उन्हें नेक्स्ट गैदरिंग में या उसके बाद वाली गैदरिंग में आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के अरेंजमेंट के अनुसार प्रिड्स हार्बर बैकलून डायोसीज के ज्यूरिसडिक्शन में था। इस प्रकार एल कैपिटल में एंटर कर सकता था और वाइस एडमिरल हरिकेन किलागोस के अपनी प्रीवियस वॉयज के बारे में रिपोर्ट करने की आड़ में खुद को दिखाने का वेट कर सकता था। बैकलून लास्ट ईपॉक के एंड तक चॉफ स्टॉर्म्स का हेडक्वार्टर रहा था। लोएन किंगडम के एस्टेब्लिशमेंट के बाद ही उन्होंने अपनी होली ऑल्टर को पासू आइलैंड में शिफ्ट किया था। रिगार्डलेस, बैकलून में चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का स्टेट 7 ग्रेट चर्चेस के हेडक्वार्टर्स के बाद सेकंड था। कोई इमेजिन कर सकता है कि चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के पास कितनी इंफॉर्मेशन होगी। इन सर्कमस्टांसेस में एल्गर कॉन्फिडेंट था कि वो रिसर्च के नाम पर एम्परर रोसेल की डायरी के पेजेस कलेक्ट कर पाएगा। आफ्टर ऑल, वो प्रेजेंट में इंडिसाइफरेबल थे। क्लाइन ने जॉय को अपनी टोन में कलर करने दिया और उसने एक जेंटल नोट के साथ कहा, वेरी गुड। वो अभी जो रियली फील कर रहा था वो जॉय और वरी का मिक्स था। वो खुश था कि वो जल्द ही एम्परर रोसेल की डायरी के ही पेजेस देख सकता है। उनमें बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन वो इस बारे में भी वरीड था कि उसे बदले में द हैंग्ड मैन को क्या देना होगा। आफ्टर ऑल, कोई नहीं जानता था कि द हैंग्ड मैन डायरी के कंटेंट्स इंटरेस्टेड होगा या नहीं, या कंटेंट काफी वैल्यूएबल था या नहीं। एक सीयर भी इसे एडवांस में डिटरमाइन करने में अनेबल है। क्या मुझे सच में अपने ब्लेस्ड को उसकी हेल्प करने देना चाहिए?
क्लाइन ने एक साइलेंट साई किया। ऑड्रे हॉल ने जब द हैंग्ड मैन और द फूल के बीच की कन्वर्सेशन को एंड होते देखा तो जल्दी से बोली, ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या मैं आपका नाम रिसाइट कर सकती हूँ? और अगर मुझे कोई टाइमली और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो एक रिचुअल का यूज करके आपको इन्फॉर्म कर सकती हूँ। टाइमली? देखो मिस जस्टिस का वर्ड्स चॉइस कितना रिफाइंड है, उसकी तुलना में तुम बहुत वल्गर हो द हैंग्ड मैन। क्लाइन ने थोड़ा नोड किया, फॉग के पार से कहते हुए। ग्यूमेट, ऑड्रे ने सीक्रेटली अपनी मुट्ठियां भींची। उसी समय क्लाइन द सन डेरिक बर्ग की ओर देखने के लिए मुड़ा, जो साइलेंटली उनकी कन्वर्सेशन सुन रहा था। उसने बोला, उसकी टोन पीसफुल थी। द सेम गोज फॉर यूएस मिस्टर फुल। डेरिक ने अपना सिर झुकाया। मैजेस्टिक पैलेस कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट रहा, फिर ऑड्रे बोली, मुझे एक रेनबो सैलामेंडर की कंप्लीट पिट्यूटरी ग्लैंड चाहिए, टेलीपथिस्ट पोशन के मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक। हैंग्ड मैन एल्गर ने थोड़ा नोट किया, जैसे वो कंटेम्पलेट कर रहा हो। मेरे पास यह नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने यह क्रीचर सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में देखा है। द सन, डेरिक ने इस टर्म को ऑटोमेटिकली फैंटम नेथड्रिक के रूप में ट्रांसलेट होते हुए सुना। किस तरह की टेक्स्ट बुक एक सुपरनैचुरल क्रीचर पर डिस्कस करेगी? हाउवियस, मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन केवल एक बेयोंडर गैदरिंग में, वर्ड ऑफ माउथ से या एक क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर से ही प्राप्त कर सकती हूँ। कोई सिस्टम नहीं है और नॉलेज के लिए मेरी सर्च में ऑर्गेनाइजेशन की कमी है। मैं फ्यूचर में सन की टेक्स्ट बुक के लिए ट्रेड करने का एक तरीका ढूंढूंगी। वो बार्ड पोशन के फॉर्मूले में इंटरेस्टेड था। ऑड्रे ने थोड़ी एनवियस होकर सोचा। उस मोमेंट पर एल्गर ने द फूल को देखा, फिर अपनी नजर हटाई, फिर उसने अपने सामने देखा और सोचते हुए कहा, मेरे पास रेनबो सैलामेंडर की कंप्लीट पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्टर एक तरीका हो सकता है। ऑड्रे के बोलने का वेट किए बिना उसने आगे जोड़, बट यह इस प्रेमाइस पर है कि किलागोस मिल जाए। जब समय आएगा तो रेनबो सैलामेंडर की कंप्लीट पिट्यूटरी ग्लैंड उस एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन के इक्विवेलेंट होगी जो मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मिस जस्टिस, आप शायद नहीं जानती, बट ये क्रीचर्स नियरली एक्सटिंक्ट हैं और हम केवल सी ऑफ फॉग, द बर्सर्क सी या द सोनिया सी में प्रिमिटिव आइलैंड्स में उनके ट्रेसेज पा सकते हैं। बहुत कम लोगों के पास इन आइलैंड्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम एक डील कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन कुछ लोगों में से एक हूं जो जानते कि वहां कैसे पहुंचना है। मैं भी उन प्रिमिटिव आइलैंड्स में इंटरेस्टेड हूं। क्लाइन साइलेंटली उनकी कन्वर्सेशन सुन रहा था। रेनबो सैलामेंडर के एक्सटिंक्शन के बारे में सोचते हुए उसे अचानक वो जोक याद आया जो उसने ओल्ड नील के साथ क्रैक किया था, द ड्रैगन्स एंड जायंट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन। उसने अपने दिल में एक साई किया। ऑड्रे यह सुनकर थ्रिल्ड हो गई। उसने अपने इमोशंस को रोका और कहा, मैंने एक बार इन प्रिमिटिव आइलैंड्स की सर्च में एक वॉयज पर जाने का ड्रीम देखा था ताकि हिस्ट्री को समझ सकूं। माय गॉडेस, द टैरो क्लब टू पावरफुल है, टू वंडरफुल। एक ऐसे मेंबर को रिक्रूट करने में एबल होना जिसके पास प्रिमिटिव आइलैंड्स के कोऑर्डिनेट्स है। प्रेज मिस्टर फूल। ऑड्रे अपनी स्पेक्टेटर स्टेट मेंटेन नहीं कर सकी क्योंकि उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। प्रिमिटिव आइलैंड्स। क्लाइन एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो गया, फिर एम्परर रोसेल की डायरी के एक पेज के बारे में सोचा जो उसने देखा था, वो जिसमें एम्परर ने खुद को एक पायरेट किंग के रूप में डिस्क्राइब किया था। उसने कहा था कि उसने एक अननेम्ड आइलैंड डिस्कवर किया था जिसमें कई सुपरनेचुरल क्रीचर्स थे जब वो और उसके 4 हॉर्समैन ऑफ द एपोकैलिप्स एक अनसेफ सी रूट पर सी ऑफ फॉग को ट्रैवर्स कर रहे थे। क्या वो सो कॉल्ड प्रिमिटिव आइलैंड हो सकता है? हाउ अनफॉर्चुनेट, द ग्रेट एम्परर ने अपनी डायरी में कोई कोऑर्डिनेट्स इंक्लूड नहीं किए थे। परहैप्स इन्फॉर्मेशन फ्यूचर के कुछ पेजेस में होगी, बट एज ऑफ नाउ मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसकी डायरी का कोई पेज रिसीव नहीं किया है। क्लाइन रिग्रेट और एंटीसिपेशन से भर गया। द सन डेरिक पहले से ही सी ऑफ फॉग, बर्सर्क सी, सोनिया सी, प्रिमिटिव आइलैंड आदि टर्म से कंफ्यूज था। उसे और भी ज्यादा सर्टेन महसूस हुआ कि मिस जस्टिस और मिस्टर हैंगमैन उसे एक डिफरेंट वर्ल्ड के थे। कुछ सेकंड्स के लिए खुद को कलेक्ट करने के बाद ऑड्रे ने क्यूरियसली पूछा, क्या रेनबो सैलामेंडर के नियर एक्सटिंक्शन का मतलब है कि स्पेक्टेटर पाथवे जल्द ही सेवियर हो जाएगा? नहीं, डेफिनेटली सब्स्टिट्यूट मटेरियल्स होंगे। एल्गर ने एक डेफिनेट आंसर दिया। कौन से सब्स्टिट्यूट मटेरियल्स हैं? ऑड्रे की आंखें ब्राइट हो गईं जैसे ही उसने पूछा। एल्गर ने सिर हिलाया, कुछ प्रोफाउंड ट्रुथ्स रिवील किए बिना जवाब देते हुए, मुझे नहीं पता। परहैप्स साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के मेंबर्स जानते होंगे। तो आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट इंग्रेडिएंट्स होंगे? ऑड्रे समझ नहीं पाई। एल्गर हंसा और कहा, आप टाइम के साथ समझ जाएंगी। या क्या आपके पास अभी इंफॉर्मेशन के लिए ट्रेड करने के लिए कुछ है? आई गेस आई विल वेट। ऑड्रे ने पाउट किया और साई किया। उसने मिस्टर फूल से पूछने का आइडिया भी डिसमिस कर दिया। फिलहाल मेरे जानने का कोई यूज नहीं है। द हैंग्ड मैन डेफिनेटली वाइस एडमिरल हरिकेन के बारे में कुछ पूछेगा और मुझे उस मैटर में बहुत डीप नहीं घसीटा जा सकता। उसे अचानक अपनी इंटेलेक्ट की प्रेज करने का मन हुआ, बट जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो यह था कि मिस्टर फूल उस मोमेंट पर बहुत डिसपॉइंटेड फील कर रहे थे। क्लाइन उन सीक्रेट्स के बारे में काफी क्यूरियस था जो एल्गर के वर्ड्स में अनफॉर्चुनेटली मिस जस्टिस, जो इस सब में बेस्ट असिस्ट थी, ने ट्रांजैक्शन के साथ आगे बढ़ने का ऑप्शन नहीं चुना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने ट्रांजैक्शन करने के लिए कौन सा मेथड चुना।
डील के कंटेंट्स फॉग के ओनर से हिडन नहीं रह सकते थे। वेल, भले ही रेनबो सैलामेंडर एक्सटिंक्शन के नियर हो, साइकोलॉजी अल्केमिस्ट अभी भी इसे एक इंग्रेडिएंट के रूप में लिस्ट करने वाले फॉर्मूले दे रहे हैं, बजाय इसके कि वो एक सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करें। क्या इसका मतलब यह है कि साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के पास कुछ प्रिमिटिव आइलैंड्स के कोऑर्डिनेट्स है, या क्या वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिसके पास कोऑर्डिनेट? सोचा। ट्रांजैक्शन की डिस्कशंस के एंड के बाद क्लाइन ने चारों ओर देखा, फिर दसन की ओर मुड़ा। उसने एक जेंटल टोन में पूछा, क्या सिटी ऑफ सिल्वर अभी गॉड्स में बिलीव करती है? क्लाइन केवल नाइटहॉक्स का एक ऑफिशियल मेंबर था और उसे डीपर मिस्टिसिज्म नॉलेज तक एक्सेस नहीं था। एक एग्जाम्पल सैक्रिफिशियल रिचुअल्स होंगे। इस प्रकार खुद को डेडिकेटेड सैक्रिफाइसिंग करने की अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करने के लिए, ग्रे फॉग के ऊपर के मिस्टीरियस स्पेस में मटेरियल्स को मूव करने के लिए एक सीक्वेंस एड के रूप में क्लाइन को इसे जल्द से जल्द दूसरे सोर्सेज से सीखने की जरूरत थी। कंटिन्यूअस कंसीडरेशन के बाद वो 3 मेथड्स पर आया। फर्स्ट, वो स्पिरिट गाइड डेली से पूछने जा रहा था, जो एक डीकन होने के साथ साथ रिचुअलिस्ट मैजिक में माहिर थी, बट यह उससे सस्पिशन इनवाइट कर सकता था। इस प्रकार क्लाइन केवल पेशेंटली एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकता था। सेकंड, वो मिस्टर अजिक से पूछ सकता था, लेकिन क्लाइन गारंटी नहीं दे सकता था कि वो इस एरिया में नॉलेज को रिकॉल कर पाएगा। थर्ड, वो सिटी ऑफ सिल्वर में रहने वाले सन से पूछने के लिए एक राउंडअबाउट तरीका अपनाने जा रहा था। क्लाइन के पास पहले से ही एक आइडिया था कि वो इसे इफेक्टिवली अपनी इमेज मेंटेन करते हुए कैसे करेगा। वो जो कुछ भी पूछेगा वो गॉड से टाइड होगा। डेरिक ने एक रिस्पेक्टफुल टोन में जवाब दिया, हम अभी भी उस लॉर्ड में बिलीव करते हैं जिसने सब कुछ क्रिएट द ओमनिपोटेंट ओमनिसिएंट गॉड। द फूल का सवाल सुनकर ऑड्रे ने अपने कान खड़े किए और अपनी स्पेक्टेटर की स्थिति आगे इसने दसन के जवाब का इंतजार किया। वो हमेशा इस बात को लेकर उत्सुक रहती थी कि सिटी ऑफ सिल्वर कहाँ है और उस जगह के बारे में क्या खास है, लेकिन वो खुद से पूछने की हिम्मत नहीं कर सकी। आखिरकार यह उसकी प्राइवेसी को छूता था। उस समय मिस्टर फूल व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे थे। यह एक उत्कृष्ट जासूसी उपन्यास का पहला वॉल्यूम खत्म करने जैसा था, जिसे वो लंबे समय से पढ़ रही थी, और आखिरकार उसे अगला वॉल्यूम खरीदने का मौका मिला। दसन के जवाब ने उसे निराश नहीं किया। वो मुख्य धारा के साथ रूढ़वादी देवताओं में विश्वास नहीं करते थे, और न ही वो डेथ में विश्वास करते थे जैसा कि दक्षिणी महाद्वीप करता था। वो छिपी हुई सत्ताओं, दुष्ट देवताओं या शैतानों, प्रिमोडियल डिमोनेस, हिडन सेज, डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स, चेन्ड गॉड या द ट्रू क्रिएटर में भी विश्वास नहीं करते थे, जिसके बारे में द हैंग्ड मैन ने उसे पहले बताया था। सिटी ऑफ सिल्वर सच में खास है। वो वास्तव में क्रिएटर की ही पूजा करते हैं। यह वही प्रिमोडियल पूजा है जिसका वर्णन मिस्टर हैंग्ड मैन ने किया था, है ना? हम सर्वशक्तिमान का वर्णन थोड़ा अजीब है। ऑड्रे ने अनजाने में द हैंगमैन पर नजर डाली और महसूस किया कि वो थोड़ा सिर हिला रहा है। क्लाइन बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। उसने जानबूझ खींचते हुए जवाब में पूछा, भले ही उसने तुम्हें छोड़ दिया हो। छोड़ दिया? क्रिएटर ने सिटी ऑफ सिल्वर को छोड़ दिया। एल्गर हैरान था। अचानक उसने एक खास शब्द के संबंध में कनेक्शन बनाया, द फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स की गोपनीय जानकारी में उस सुरक्षा मंजूरी के स्तर पर जिसे एल्गर, जो कैप्टन बिशप के स्तर के बराबर था, एक्सेस कर सकता था। द फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड हमेशा केवल एक नाम था जिसका वास्तविक वर्णन नहीं था। हालांकि यह स्पष्ट रूप से सोनिया सी के अंत की ओर इशारा करता था। जो वो जानता था, उससे चर्च के कोर के कार्डिनल्स को भी नहीं पता था कि फॉरसेकन लैंड गॉड क्या दर्शाता है, लेकिन केवल चर्च के नेता, द प्रॉक्सी ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, को स्थिति के बारे में कुछ पता था, और ऐसा लगता था कि वो फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड की तलाश के छिपे हुए मिशन का प्रभारी था। एल्गर ने एक बार एक साहसिक अनुमान लगाया था जब उसने ऑरोरा ऑर्डर द्वारा प्रचारित ट्रू क्रिएटर के पवित्र निवास को द फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड के बराबर माना था, लेकिन दुर्भाग्य से द फूल ने उसके अनुमान की पुष्टि नहीं की थी, इसलिए वो निश्चित नहीं हो सकता था। अब वो यह जानकर हैरान और आश्चर्यचकित था कि द सन को अपने कोड नाम के रूप में इस्तेमाल करने वाला टैरो क्लब का सदस्य बहुत संभवतः द फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड से था। मिस्टर फूल को हमेशा से पता था कि द फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड कहाँ है, और वो वहां से किसी को सभा का सदस्य बनने के लिए खींच सकते हैं। यह एक छिपी हुई जगह है जिसे चर्च ऑफ स्टॉर्म्स व्यर्थ में खोजने की कोशिश कर रहा है। एल्गर ने द फूल को देखा, जो प्राचीन लंबी कांस्य मेज के अंत में सम्मान की सीट पर बैठा था। डर से वो केवल देख सकता था कि वो अपनी कुर्सी पर चुपचाप पीछे झुका हुआ था, घने कोरे में घिरा हुआ था। ऑड्रे इस बारे में विशेष रूप से प्रभावित नहीं हुई। एकमात्र बार जब उसने द फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड के बारे में सुना था, वो द हैंग्ड मैन के सवाल से था। उसे विशेष रूप से दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो इसे मिस्टर फूल द्वारा पहले कही गई किसी भी बात से जोड़ने में विफल रही। सिटी ऑफ सिल्वर में क्रिएटर द्वारा छोड़े जाने की किंवदंती है। वो मिस्टर हैंगमैन बहुत प्रभावित लगते हैं। वो किस बात से चकित और डरा हुआ है? ऑड्रे ने उस पल के विवरण को याद करते हुए पहली में सिर हिलाया। हमें विश्वास है कि हम अंत में प्रभु का अनुग्रह फिर से प्राप्त करेंगे। शायद यह उस दिन होगा जब सूरज फिर से उगेगा। डेरिक बर्ग ने एक अनिश्चित स्वर में उत्तर दिया। हम पर एक बार जायंट्स के शाही परिवार का शासन था और हम जायंट किंग ऑर्मिर की पूजा करते थे। बाद में हमें प्रभु ने बचाया और हम फिर कभी प्रभु को धोखा नहीं देंगे। जायंट्स के शाही परिवार द्वारा शासित यह वास्तव में प्राचीन है,
लेकिन यह मेल नहीं खाता। एल्गर, जिसने कुछ अनुमान लगाया था, को अचानक द बुक ऑफ स्टॉर्म्स के छिपे हुए अध्याय में दूसरे युग के बारे में वर्णन याद आया। दूसरे युग को मानवता के डार्क युग के रूप में भी जाना जाता था। उस समय आकाश, महासागर और भूमि पर ड्रैगन, जायंट्स, एल्स, म्यूटेंट डेविल्स, फीनिक्स, डेमोनिक वोल्स और डेड स्पिरिट्स का शासन था। लेकिन अंत में लॉर्ड नॉल ब्लेजिंग सन और गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम ने मानवता को सुपरनैचुरल प्राणियों को हराने और तीसरे युग द ग्लोरियस एरा की शुरुआत करने का नेतृत्व किया, जिसे बाद में कैटाक्लिज्म के रूप में जाना गया। जायंट किंग ऑर्मिर। क्लाइन ने चुपचाप नाम दोहराया। विभिन्न किंवदंतियों और मिथकों में यह देवताओं के बराबर एक महान अस्तित्व था। अभी भी कुछ जगहें थी जो उसकी पूजा करती थीं। यहाँ तक कि इंटिस गणराज्य में सबसे प्रसिद्ध और सबसे महंगी अंगूर की शराब का नाम भी ऑर्मिर के नाम पर रखा गया था। कहा जाता था कि जायंट किंग को विशेष रूप से अंगूर की शराब पसंद थी जो खून की तरह थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट वॉरियर के पूरे पाथवे के नियंत्रण में है जो कभी जायंट्स का था, क्या मैं यह मान सकता हूं कि ऑर्मिर प्राचीन गॉड ऑफ कॉम्बैट था? क्लाइन ने अनुमान लगाया। उसने जानबूझकर सिर हिलाया, लेकिन इसके बारे में और नहीं सोचा। उसने फिर शांति से पूछा, क्या आप अभी भी इस सर्वशक्तिमान भगवान को बलि चढ़ते हैं? हाँ, हम अभी भी करते हैं, लेकिन जिस दिन हमें छोड़ दिया गया था, हमें कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। डेरिक की आवाज में एक छिपी हुई पीड़ा थी। क्लाइन अपनी कुर्सी के पीछे आराम से झुक गया। उसने अपनी आंखें आधी बंद कर ली और कहा, अपने भेंट अनुष्ठान की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें। क्या मिस्टर फूल सिटी ऑफ सिल्वर के परित्याग के पीछे की सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं, या क्या वो यह निर्धारित करना चाहते हैं कि क्रिएटर अभी भी मौजूद है या नहीं? एल्गर ने अचानक अपने शरीर में एक झटका महसूस किया और वो कांप गया। वो न केवल डरा हुआ था, बल्कि वो उत्साहित भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा से देवताओं के बीच के रहस्यों से अवगत कराया जा रहा है। इससे उसे लगा कि उसे एक पूरे स्तर पर पदोन्नत किया गया है। मैं शक्ति का पीछा कर रहा हूं, ताकत का। क्या मैंने इस तरह की भावना को प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं किया? एल्गर पीछे झुक गया, अपनी ठुड्डी उठाई और अपने विचारों में खो गया। मिस्टर हैंगमैन की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लगती। ऑड्रे ने उसे दया से देखा। वो आखिरकार समझ गई कि मिस्टर फूल और द सन के बीच के संचार के पीछे किसी प्रकार का चौंकाने वाला रहस्य हो सकता है, जिसके कारण द हैंगमैन ने अपना संयम खो दिया। किलागोस कमीशन खत्म होने के बाद मैं उस जानकारी के लिए कीमत चुकाऊंगी जो मिस्टर हैंगमैन ने आज सीखी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो तैयार होगा। ऑड्रे ने प्रत्याशा में सोचा, फिर भी थोड़ी चिंतित थी। डेरिक अपने जवाब पर लटके हुए वजन पर ध्यान नहीं दिया और खुलकर जवाब दिया, हम प्रभु के प्रतीक से ढव्य वेदियां बनाते हैं। हर बार जब हमें भरपूर ब्लैक फेस्ड ग्रास की फसल मिलती है तो हम एक बलि अनुष्ठान करते हैं। हम अंधेरे की गहराई में पकड़े गए राक्षसों का उपयोग बलि के प्रसाद के रूप में करते हैं। भगवान के सम्मानजनक शीर्षक और आवश्यक प्रार्थनाओं का पाठ करने के बाद हम उसके लिए नृत्य करते हैं और फिर राक्षसों को मारते हैं ताकि उनकी आध्यात्मिकता और दूषित रक्त पूरी वेदी को रंग दे। अगर हमने कोई राक्षस नहीं पकड़ा है तो हम इसके बजाय सिटी ऑफ सिल्वर जेल में सबसे निचले तल पर एक पापी का उपयोग करते हैं। फिर हम ब्लैक फेस्ट ग्रास के सबसे पहले बैच को भोजन में बदलते हैं और इसे प्रभु के सामने परोसते हैं। अंत में हम एक साथ प्रशंसा गाते हैं और अनुष्ठान समाप्त करते हैं। चूंकि मैं खुद को बलि चढ़ाने की योजना बना रहा था, इसलिए मैं समय के बारे में है नहीं हूं और वेदी जितनी संभव हो उतनी सरल हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा राक्षसों की आध्यात्मिकता या बेउंडर शक्तियों वाले रक्त की सहायता से एक चैनल खोलना होगा ताकि बलि की भेंट पूरी हो सके। ऑफ कोर्स यह इस शर्त के तहत है कि किसी को प्रतिक्रिया मिलेगी। कितना असाधारण। क्लाइन ने सिटी ऑफ सिल्वर में बलि अनुष्ठान के हर कदम का विश्लेषण करने के लिए अपने रहस्यवाद ज्ञान का उपयोग किया। फिर अंत में कहा, संबंधित प्रार्थनाएं क्या हैं? आप उन्हें किस भाषा में पढ़ते हैं? डेरिक भी इस बात को लेकर उत्सुक था ताकि मिस्टर फूल से अभिशाप से छुटकारा पाने के बारे में संकेत मिल सकें। इसलिए उसने इसे ध्यान से याद किया और जवाब दिया, हम जोटून का उपयोग करते हैं, जो हमारी आम भाषा भी है। संबंधित प्रार्थनाएं हैं। आपके भक्त आपके ध्यान के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी भेंट स्वीकार करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने राज्य के द्वार खोलें। क्लाइन चुपचाप सुनता रहा और जानबूझकर अपने चारों ओर के घरे को धीरे धीरे घूमने दिया। उसने गहरी सोच में डूबे हुए की तरह सिर हिलाया और चुप रहा। जहां तक उसने इसे जो सीखा वो स्पष्ट रूप से इसे साझा नहीं करेगा। एल्गर को यह बहुत सामान्य लगा। एक देवता के रहस्य को सीधे एक नश्वर को कैसे प्रकट किया जा सकता है? डेरिक ने भी जल्दी से शक्ति में बढ़ने का अपना संकल्प मजबूत किया ताकि वो कुछ ऐसा प्राप्त कर सके जो मिस्टर फूल की रुचि को उसकी मार्गदर्शन के बदले में आकर्षित कर सके। कुछ और संचार के बाद क्लाइन ने सभा समाप्त कर दी। उसने जस्टिस द हैंग्डमैन और द सन के आंकड़ों को अपने सामने गायब होते देखा। उसने नीचे देखा और असीम ग्रे धुंध और लाल सितारों को देखा जो शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय लगते थे। हालांकि सीक्वेंस सेट में एडवांस होने के बाद उसने महसूस किया कि वो और भी सितारों को जोड़ सकता है। दूसरे शब्दों में वो अधिक सदस्यों को खींच सकता है। कम से कम 2। क्लाइन ने अविवेकी रूप से सिर हिलाया। उसे नए सदस्यों को जोड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने पहले की तरह काम करने की योजना बनाई। वो पहले इंतजार करेगा और देखेगा।
अगर जस्टिस और द हैंग्ड मैन के पास कोई सिफारिशें थीं तो वो पहले उनका आकलन कर सकता था। मैंने पिछली कुछ बार जो देखा वो तब था जब दसन प्रार्थना कर रहा था। उसके सामने एक स्पष्ट क्रिस्टल बॉल थी, लेकिन जब से मैंने उसे ग्रे धुंध के ऊपर की दुनिया में खींचा है वो क्रिस्टल बॉल फिर कभी नहीं दिखाई दी। क्या लाल तारे के कनेक्शन के माध्यम से लोगों को खींचने के लिए आवश्यक शर्त का उनके आसपास एक विशेष वस्तु होने से कुछ लेना देना है, या क्या हर लाल तारा वास्तविकता में एक वस्तु से मेल खाता है? जब यह सफलतापूर्वक जुड़ा होता है तो ये ग्रे धुंध के ऊपर की दुनिया में वापस आ जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस जस्टिस और मिस्टर हैंग्डमैन भी वही थे। चलो बस मान लेते हैं कि ऐसा ही है। उस मामले में अगर इस विशेष वस्तु के बिना लोग पढ़ते हैं, ग्रफूल जो इस युग का नहीं है, धुंध के ऊपर का रहस्यमय शासक, पीले और काले का राजा जो सौभाग्य चलाता है और मुझे उनकी प्रार्थनाएं सुनने की अनुमति देते हैं, तो क्या मैं उन्हें खींच पाऊंगा? मैं भविष्य में इसे आजमा सकता हूं। क्लाइन और नहीं रुका। उसने खुद को आध्यात्मिकता से लपेटा और एक वंश को उत्तेजित किया। ऊंचे महल, प्राचीन मेज और 22 ऊंची पीठ वाली को पीछे छोड़ते हुए जो ग्रे धुंध के ऊपर अपरिवर्तनीय रूप से बैठी थीं, उसने क्लाउन पोषण की उमड़ती हुई शक्ति में महारत हासिल कर ली थी और संबंधित नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर दिया था। इसलिए वो खुद को बुलाने के लिए अनुष्ठान का प्रयास करना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि मैं इस बार क्या पैदा करूंगा। क्लाइन ने पागल बड़बड़ाहट के माध्यम से गिरते हुए प्रत्याशा और भय में सोचा।